ये सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस है। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और एग्ज़ाम के आपके 30 या 40 दिन रह गए हैं, तो उस वक्त पूरा टॉपिक कवर कर लेने के बाद आपको एक रिवीजन चाहिए होता है। और जब आप रिवाइज कर रहे होते हो तो कई बार थ्योरी रिवीजन में आपको समझ में नहीं आता है कि क्या क्या ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको हम रिवाइज करें। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में समझ में नहीं आता कि किन किन क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। सो ये पूरी की पूरी सीरीज़ ऐसी होने वाली है जिसमें आपके टॉपिक के हर टॉपिक से 30 क्वेश्चन और 20 मिसलेनियस क्वेश्चन रहने वाले हैं। ये सीरीज़ एक बार अगर आपने सही से कंप्लीट कर लिया तो आप ऐसे समझिए कि आपके एग्ज़ाम का रिवीजन का जो प्रोसेस होता है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। और इसमें लगभग हर रूल आपके सामने से गुजर जाएगा। कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट रूल नहीं होगा जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाले होंगे और वो रूल आपके सामने से ना गुजरे। सो आज सेशन नंबर 1 है इस सीरीज़ का। इस सेशन में मैंने नाउन सबसे पहला टॉपिक लिया है, सीक्वेंस से ही चलेंगे। नाउन के 30 क्वेश्चन लिए हैं, 20 क्वेश्चन मैंने मिसलेनियस लिए हैं ताकि आपका टॉपिक भी रिवाइज हो और साथ में आप सारे टॉपिक के साथ कंबाइंड प्रैक्टिस भी कर पाए। तो टोटल 50 से लेके 51 क्वेश्चन तक रहने वाला है हर सेशन में, मतलब 45, 50, 55 यूजुअली इतने क्वेश्चन रहने वाले हैं लगभग हर सेशंस में। उसमें इंडिविजुअल एक टॉपिक कवर किया जाएगा और 20 मिसलेनियस क्वेश्चन रहेंगे। तो चलो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस और देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिनको रिवाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो सिलेक्शन है क्वेश्चन का वो इस बेसिस पे भी रखा गया है कि ऐसे ही क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं जो फर्स्ट गो जब आप पढ़ रहे होते हो थ्योरी तो उस वक्त कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो थोड़ी ट्रिकी रहती है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो उन पे स्पेशली इस रिवीजन के सेशन में फोकस किया जा रहा है। सो नाउन का पहला क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे। नाउन प्रैक्टिस सीट है, आगे मिसलेनियस है। तो 30 क्वेश्चन रहने वाला है नाउन से और नाउन के ये 30 अच्छे क्वेश्चन होंगे। अच्छे क्वेश्चन का मतलब है कि ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पहला क्वेश्चन है, वन ऑफ द प्रॉब्लम विथ यू इज दैट यू डू नॉट कम इन टाइम। इस तरीके का क्वेश्चन एसएससी बार बार रिपीट करती है। ये जो है ये आपको नाउन के चैप्टर में भी पढ़ाया जाता है और आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के चैप्टर में भी पढ़ाया जाता है। अगर हम बात करें नाउन का चैप्टर रिवीजन कर रहे हैं तो हम चैप्टर की इंपॉर्टेंस भी समझेंगे। नाउन के चैप्टर में ज़्यादातर जो क्वेश्चन होता है वो बेस्ड होता है सिंगुलर और प्लूरल को लेके। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जो हम पढ़ते हैं इसका थोड़ा सा एलेबोरेशन पढ़ते हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि सिंगुलर प्लूरल को लेके और कितना कॉम्प्लिकेटेड किया जा सकता है सिस्टम को। सो इसके पीछे एक कंसेप्ट होता है, पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं। इसके पहले एक कंसेप्ट होता है ऐसा, जब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसमें से किसी एक को चुनना हो या 2 को चुनना हो या 3 को चुनना हो तो हम क्या करते हैं, 1 ऑफ और ये प्लूरल पार्ट यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, अगर 2 चुनना है तो 2 आउट ऑफ दिस, 3 चुनना है तो 3, मेनी चुनना है तो मेनी आउट ऑफ दिस। सो इससे जो हम लोग लॉजिक समझते हैं वो लॉजिक क्या समझते हैं कि इधर का पार्ट हमको ध्यान से देखना है। इसके बाद आगे एक और चीज देखनी होती है वर्ब और आगे होता है प्रोनाउन। पूरा रूल है, रिवीजन भी हो जाए, प्रोनाउन। सो इसमें होता क्या है, इसमें जो आने वाला वर्ब और प्रोनाउन होता है आगे सेंटेंस के आगे वाले हिस्से में, वो यहाँ वाला जो पार्ट होता है इस हिस्से के हिसाब से मूव करता है। तो इसमें कई तरीके से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। इसको आपको देखना होता है, इसको देखना होता है, इसको देखना होता है, इसको देखना होता है। 4 ऐसी जगह होती है जहां पे एरर रखा जाता है। सो पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में जो एरर है वो इस पार्ट में है। अभी मैं इसको दिखाता हूं कैसे है। क्वेश्चन हमने कहा 1 ऑफ दी। अब जैसे ही हम एक का चुनाव करते हैं तो एक का चुनाव कभी एक में से करेंगे नहीं, ज्यादा होगा तभी एक का चुनाव करेंगे। 1 ऑफ द प्रॉब्लम, 1 ऑफ द प्रॉब्लम लिखा है, प्रॉब्लम क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर होने का मतलब ये एक हो गया, तो एक में से एक का चुनाव तो करोगे नहीं। किसका चुनाव करोगे, ज्यादा होगा तभी तो यहाँ पे आपको प्लूरल लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, प्लूरल लेना पड़ेगा। उसके बाद 1 के हिसाब से आगे आपको चेक करना होता है। वर्ब देखो इज है, इसका ये मतलब है सेंटेंस के आगे के हिस्से में करेक्ट स्ट्रक्चर रखा गया है, कोई प्रोनाउन नहीं है तो प्रोनाउन चेक करने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार आता है, बार बार रिपीट होता है। तो उम्मीद करता हूं कि नाउन के चैप्टर और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के चैप्टर से ये जो कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है आपको सारा कुछ इसी एक क्वेश्चन में सामने आ गया है। और ये चीज आप भूलोगे नहीं, आपको स्ट्रक्चर हमेशा ध्यान रखना होता है। यहाँ पे आपका टच पॉइंट होता है, यहाँ पे आपका टच पॉइंट होता है, यहाँ पे टच और टच पॉइंट कह लो या फोकस पॉइंट कह लो, यहाँ पे आपका फोकस होना चाहिए। इन 4 जगहों पे एरर रखा जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे करेक्ट है, चौथा पॉइंट दिया हुआ नहीं है, ये दूसरे पॉइंट पे जो है एरर रखा हुआ है। सो इसके लिए जो है आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे तो मॉक टेस्ट में इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। सो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स
ऑफ द कॉलेज आर एडवाइज टू सिट इन द गर्ल्स कॉमन रूम। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, आपको पता है कि मैंने आपको की पॉइंट मेथड से पढ़ा रखा है। की पॉइंट मेथड में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हमारा जो ध्यान होता है बहुत जल्दी एरर पे जाता है। ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट, जब भी इस तरीके की चीज होती है तो आपको एक बात पढ़ाया मैंने, कई हिस्सों में, कई छोटे छोटे टुकड़ों में आपको बताया। मैंने ये भी बताया कि नाउन एज एन एग्जेक्टिव, नाउन एज एन एग्जेक्टिव काम करता है, जिसको हम पॉजेसिव केस के नाम से जाते हैं। वहां पे हमको ध्यान रखना होता है ये जो नाउन है इसको हमेशा हमको सिंगुलर रखना होता है, क्योंकि नाउन यहाँ पे एग्जेक्टिव का रोल प्ले कर रहा होता है और एग्जेक्टिव का कोई प्लूरल स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो अगर नाउन एग्जेक्टिव का काम कर रहा हो तो नाउन हमेशा सिंगुलर होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, स्टूडेंट तो आपका नाउन है। ये किस तरीके के स्टूडेंट की हम बात कर रहे हैं? गर्ल स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। तो ये जो गर्ल्स लिखा हुआ है, और मैंने आपको एक और चीज बताया था, नाउन के बाजू में नाउन, तो जो नाउन के बाजू में नाउन रखा जाता है, जो पहले नाउन आता है वो कभी भी प्लूरल स्ट्रक्चर में नहीं होना चाहिए। ये नाउन यहाँ पे एग्जेक्टिव की तरह रोल करता है। किसकी तरह? इसके पास जो प्रॉपर्टी होती है वो एग्जेक्टिव की होती है, तो ये यहाँ पे सिंगुलर रखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको प्लूरल रखने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज जो है गलती हो जाएगी। तो एक तो आपका वाला रूल कवर हुआ, दूसरा नाउन एज एन एग्जेक्टिव कवर हो गया। अब इसमें कई सारी चीजें हैं जो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि ये कंसेप्ट आपके दिमाग से उतर गया है तो ये कंसेप्ट आप जाइए, आप इसको रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। मैंने अपने पूरे क्लास में ये सारी चीज़ों पे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करा रखा है। ये आपका रिवीजन का लेक्चर है। रिवीजन के लेक्चर में मुझे ध्यान रखना है कि मुझे उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन टीचर्स आर परसुएडिंग द प्रिंसिपल टू कंसिडर देयर डिमांड्स। अच्छा, परसुएड करने का मतलब होता है समझाना, बुझाना, मनाना, ठीक है। द मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन, यहां पे बात हो रही है मेजॉरिटी की। किसकी बात हो रही है? द मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन टीचर्स। अब जब हम बात कर रहे हैं वुमेन टीचर्स, तो आपको पता है इस नाउन के चैप्टर में थोड़ा आर्टिकल भी मिक्स है और ये आता रहता है। यहां पे जो द लिखा हुआ है, ये द कब लगाते हो? वन ऑफ द लिखते हो, वन ऑफ द पर्टिकुलर थिंग, वन ऑफ द पर्टिकुलर थिंग लिखते हो। लेकिन यहाँ पे द का इस्तेमाल या आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं? हम ये इस्तेमाल करते हैं कि जब ये वाली जो चीज है अगर स्पेसिफाई किया जा सके, मतलब यह है कि स्पेशल सेंस में डिस्कशन किया जा सके। हम बात कर रहे हैं द मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन टीचर्स। देखो, वुमेन टीचर्स की हम जब बात करेंगे, अगर ये इसके आगे इसका कुछ एलेबोरेशन हो जाए, द मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन टीचर्स ऑफ दिस कॉलेज ऑफ डीपीएस, दिल्ली पब्लिक स्कूल, अगर हम ये लिख दें, अगर हम वुमेन टीचर की बात कर रहे हैं तो ये हो गया जनरल। लेकिन अगर इसमें हम इस थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन ऐड कर दें कि हम पर्टिकुलर सिर्फ उस स्कूल की बात करें, किसकी? डीपीएस की, तब यहाँ पे आर्टिकल दा का इस्तेमाल सही होता है। लेकिन जब फर्स्ट टाइम हम इंट्रोड्यूस करते हैं किसी चीज को या जनरल सेंस में बात करते हैं तो आर्टिकल दा का इस्तेमाल नहीं करते, आर्टिकल दे का इस्तेमाल करते हैं हम स्पेसिफिक सेंस में। इसमें आर्टिकल वाले चैप्टर में मैंने इस चीज को बहुत अच्छे से समझाया है। दोबारा से आर्टिकल वाले चैप्टर में जब प्रैक्टिस करेंगे तो इस पे और फोकस करेंगे। लेकिन इस तरीके के स्ट्रक्चर में आपको ध्यान रखना होता है कि जब ये वाला पार्ट आता है, जैसे वुमेन टीचर्स बोला गया, तो वुमेन टीचर्स तो बहुत सारी, इन जनरल हम बात कर रहे हैं। अगर हमने इसके आगे कोई एलेबोरेशन ऐड कर दिया कि डीपीएस की हो गई या पर्टिकुलर इस स्कूल की हो गई या पर्टिकुलर इस कॉलेज की हो गई, देन उस केस में आप आर्टिकल दा का इस्तेमाल करोगे। अदरवाइज ये जनरल सेंस हो करेगा, और जनरल सेंस हो करेगा तो आर्टिकल दा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो तीन के तीनों क्वेश्चन बहुत क्लासिक क्वेश्चन थे, ठीक है। सो इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये हमारा इजेड। So, question number 4, he said that he always kept in his pocket a bundle of 100 rupees notes. ये क्लास पढ़ाने के दौरान आपको सेम यही कीवर्ड कई बार इस्तेमाल किया गया। जैसे हमने लिखा रुपीज नोट, ये वही वाला तो है, नाउन को एग्जेक्टिव की तरह इस्तेमाल करना। वैसे जो रुपी का रुपीज होता है क्योंकि नाउन होता है, लेकिन ऑलरेडी एक नाउन है, इस बाजू में नाउन है, तो ये वाला नाउन जो है सिंगुलर स्ट्रक्चर में होगा, प्लूरल नहीं, क्योंकि इसका जो काम होता है वो काम होता है एग्जेक्टिव का। सो की पॉइंट फोकस रखना बहुत जरूरी है, की पॉइंट फोकस रखना बहुत जरूरी है। द क्लास टीचर गेव हिम ए होमवर्क, द क्लास टीचर गेव हिम ए होमवर्क। देखो, होम से पहले आर्टिकल ए का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्या नहीं करते? होम के पहले आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल नहीं करते, और एच लगाए तो वैसे भी एन का इस्तेमाल नहीं करोगे, आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। सो ये जो चीज़ है ये आपको याद रखना है कि होम के पहले आर्टिकल ए का इस्तेमाल नहीं करते, ये स्पेशल है, आपको इसको थोड़ा सा प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, आई सा ओनली 5 पुलिस हु वर रनिंग आफ्टर द बैंक रॉबर्स। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसका चुनाव और सिलेक्शन इसी वजह से किया है क्योंकि इसमें जब भी आप
एग्जाम में जाओगे तो गलती करने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, ठीक है। आई सॉ ओनली 5 पुलिस हु वर रनिंग आफ्टर द बैंक रॉबर्स। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि मैंने देखा सिर्फ 5 पुलिस। 5 पुलिस देखने का मतलब ऐसे समझो, हम बोल रहे हैं 5 बोल रहे हैं 5 के बाद आप किसको देख रहे हो? पुलिस। तो ये क्या होना चाहिए बच्चा, ये जब हमने यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड कर दी तो यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा? हमें यहाँ पे सिंगुलर लेना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम नंबर्स तो यहाँ पे बता रहे हैं 5, और फिर वो सिंगल एंटिटी यहाँ पे हमें बतानी पड़ेगी, सिंगल एंटिटी के कितने नंबर है? 5, क्योंकि एग्जेक्टिव न्यूमेरल एग्जेक्टिव 5 ले लिया है, तो यहाँ पे जो नाउन आता है उसका सिंगुलर आना चाहिए। कैसा आना चाहिए? सिंगुलर। जबकि पुलिस और पीपल क्या होते हैं? ये होते हैं प्लूरल, तो इसका सिंगुलर होता है पुलिसमैन, इसका सिंगुलर स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? सिंगुलर। जब हम पुलिस बोलते हैं तो इन जनरल सारे पुलिसमैन को इंक्लूड करके बोलते हैं, कॉमन नेम देते हैं उनको, कलेक्टिवली पुलिस बोलते हैं। और जब हम पुलिसमैन बोलते हैं तो सिर्फ एक आदमी की बात करते हैं उसमें। तो जब यहाँ पे हम न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो ऐसे केस में हमको बच्चा पुलिसमैन लेना पड़ेगा, ना कि पुलिस लेना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कॉमन और कलेक्टिव नाउन के क्वेश्चन है। आपको पुलिस और पीपल बहुत इस्तेमाल कर देखने को मिलेगा, कैटल देखने को बहुत मिलता है आपके एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों को लेके कि अलर्ट रहिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अपन लोग। द वॉल ऑफ दिस मैग्निफिसेंट बिल्डिंग इज 50 फुट हाई एंड इट्स पेंटिंग आर वेरी स्ट्रिंकिंग, ठीक है। अब अगर मैं लास्ट क्वेश्चन की बात करूं, छठवें, और क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूं, यहां पे एक कंफ्यूजन अभी आपको अराइज होगा, और पहले डिस्कस करते फिर बताते क्या कंफ्यूजन होगा। द वॉल ऑफ दिस मैग्निफिसेंट बिल्डिंग इज 50 फुट हाई एंड इट्स पेंटिंग्स आर वेरी स्ट्राइकिंग। अब ये लिखा है 50 फुट, 50, न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड की 50। अब हम क्या कर रहे हैं? हम लगा रहे हैं फुट। इसमें एक प्रॉब्लम क्या होती है? फुट वर्सेस फीट, आपको पता होना चाहिए। फुट वर्सेस फीट जो है क्या करेक्ट होगा? 50 फुट होगा या फीट होगा? यहाँ पे बच्चा 50 जो है, 50 के साथ फुट नहीं लगाएंगे, 50 के साथ फीट लगाएंगे। 50 फीट हाई। अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे करूंगा। अब दोनों के बीच में डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं कि ऊपर हमने पुलिसमैन सिंगुलर क्यों लिया और यहाँ पे हमने इसको प्लूरल क्यों लिया। दोनों का स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड कीजिए। आई सॉ ओनली 5 पुलिस, आई सॉ ओनली, हमने सिर्फ 5 पुलिस देखी। तो जब आप बोलोगे पुलिस तो ये ऑलरेडी प्लूरल है। क्या है? ये ऑलरेडी प्लूरल है, और हमने बोला कि 5 पुलिस देखा, तो आपने 5 पुलिस तो देखा नहीं होगा, आपने 5 पुलिसमैन देखा होगा। अब आपने क्या काम किया? द वॉल ऑफ दिस मैग्निफिसेंट बिल्डिंग इज 50 फुट हाई। अब यहाँ पे आप 1 by 1 काउंट नहीं कर रहे हो, आप कलेक्टिवली बोल रहे हो 50 फीट लंबा है। क्या है? 50 फीट लंबा है। ये कलेक्टिवली जो है आप बोल रहे हो 50 फीट लंबा है। यहां पे आप क्या बोल रहे हो? आप यहां पे ये बोल रहे हो कि 5 पुलिसमैन को हमने देखा, तो आप यहां पे काउंटिंग बता रहे हो। यहां पे काउंटिंग नहीं, एज ए होल बता रहे हो। क्या? यहां पे काउंटिंग नहीं, एज ए होल बता रहे हो। तो एज ए होल जब आप डिस्कस करते हो, देन यहां पे अगर प्लूरल नंबर है तो आपको क्या लेना पड़ेगा? प्लूरल नाउन लेना पड़ेगा। तो फुट की जगह क्या होना चाहिए? फीट होना चाहिए। यहां पे क्या है? आई सॉ ओनली 5 पुलिसमैन, तो यहां पे आप गिन रहे हो। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही लॉजिकल है, जिसकी बेसिक्स आपको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। जब आप इंडिविजुअल डिस्कशन करते हो, मतलब 1 by 1 बताने की कोशिश कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पे कि हमने 5 पुलिसमैन वालों को देखा, ठीक है, इस वजह से यहाँ पे आपको पुलिसमैन लेना पड़ेगा। यहाँ पे कलेक्टिवली आप सभी की बात कर रहे हो। अगर यहाँ पे कलेक्टिवली बात होती, ठीक है, तो आप मेंशन कर सकते थे। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एज ए होल हो रही है, 50 फुट लंबा है। क्या है? 50 फुट लंबा है, 50 फुट लंबा है। तो जैसे ही 50 फुट बोलोगे तो 50 फुट सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। तो 50 फीट लंबा है बोलना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेस ए ह्यूज स्कोर इन द सेकेंड इनिंग। देखो, आपको पता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। आपको पता होगा न्यूज और इनिंग्स दो स्पेशली आपको पढ़ाए जाते हैं कि दीज आर अनकाउंटेबल नाउन, और हम हमेशा इनका यही वाला फॉर्म लेते हैं। हम कभी भी इनिंग नहीं लिखते, हमेशा इनिंग से बोलते हैं। फर्स्ट इनिंग्स, सेकेंड इनिंग्स,
तो हमेशा एस स्पेलिंग में जुड़ा रहता है। तो यहाँ पे खास करके ध्यान दीजिएगा, 8वें क्वेश्चन में इनिंग्स लेना जरूरी है। इनिंग नहीं लिखते, इनिंग गलत है। न्यूज़ और इनिंग्स के पीछे से एस कभी मत हटाइएगा, बोथ आर अनकाउंटेबल नाउन एंड ये क्या है, एस के साथ ही आते हैं। और अपने साथ जो है सिंगुलर, अपने साथ क्या करते हैं, अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं। 9th है अमेरिकाज प्रॉब्लम्स आर हाउ यू आर नॉट सो सीरियस एंड ऑफुल एज इंडिया। देखो ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए थे जब हम पोजेसिव प्रोनाउन डिस्कशन कर रहे थे और पोजेसिव केस नाउन का डिस्कस कर रहे थे। ये दोनों मिक्स आपको समझना पड़ेगा। नाउन में पोजेसिव केस है, क्या है, नाउन में पोजेसिव केस है। इसको लिखने का एक अलग स्ट्रक्चर होता है जिसको आपको अंडरस्टैंड करना है। लिखा है अमेरिकाज प्रॉब्लम्स आर हाउ एवर नॉट सो सीरियस एंड ऑफुल एज इंडिया। तो हम लोगों ने एक बात अंडरस्टैंड किया है कोर्स पढ़ते वक्त कि जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो सिमिलर चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करते हैं। सो यहाँ पे अमेरिका के प्रॉब्लम का कंपैरिजन कर रहे हैं हम किसके साथ, इंडिया के साथ। तो ये तो गलत बात है। आपको क्या करना होगा, आपको अमेरिका के प्रॉब्लम को कंपेयर करना होगा इंडिया के प्रॉब्लम के साथ। अब आप ये बताओगे कि अमेरिका की प्रॉब्लम उतनी सीरियस नहीं है जितनी कि इंडिया की। तो यहाँ पे आपको इंडिया की लिखने के लिए इंडियाज लिखना पड़ेगा। जैसे ही आखिरी में आप इंडियाज लिखते हो एपोस्ट्रॉफी एस, उसके बाद प्रॉब्लम अगर नहीं लिखते हो तो इसका जो सेंस आता है ये यहाँ वाले जिसके साथ कंपेयर कर रहे होते हो ना, उसका ये जो नाउन है ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर इंक्लूड समझा जाता है। तो इसका एक स्ट्रक्चर दिया गया है कि आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो आपको सिर्फ यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस लगाने की जरूरत है। अमेरिकाज प्रॉब्लम्स आर हाउ यू वर नॉट सो सीरियस एंड ऑफुल एज इंडियाज, ये लिखने का एक स्ट्रक्चर है। ये लिखने का एक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आपको प्रॉब्लम मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अगर ये एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगाओगे तो इसका ये मतलब हो जाएगा अमेरिका की प्रॉब्लम इंडिया के साथ कंपेयर कर रहे हो, जबकि अमेरिका की प्रॉब्लम इंडिया की प्रॉब्लम के साथ कंपेयर करना है। तो प्रॉब्लम को यहाँ डालने के लिए सिर्फ आपको एपोस्ट्रॉफी एस लगाने की जरूरत है। उसके बाद 10वां है सी वॉज ग्रीटेड बाई ऑल द पासर बाई नियर मुनरिका बस स्टैंड। देखो पासर्स बाई बोलते हैं, पासर बाई सही फ्रेज नहीं है, पासर्स बाई, गुजरने वाले जो लोग होते हैं तो प्लूरल स्ट्रक्चर में लिखा जाता है जो है उसको बोलते हैं पासर्स बाई। ठीक है। इसके बाद 11th है, ये ध्यान रखिएगा, पासर बाई नहीं लिखते, पासर्स बाई लिखते हैं। ये फ्रेज याद रखिएगा। इस तरीके के फ्रेजेस नाउन से रिलेटेड आपके एग्जाम में आते हैं जो आम जिंदगियों में इस्तेमाल होते हैं। 11th, अगर आप हिंदी भाषी बच्चे हो तो आपके लिए ये आम जिंदगी नहीं बनी क्योंकि आप सिर्फ हिंदी जानते हो, अंग्रेजी नहीं जानते हो। ये आपके लिए डिफिकल्ट वर्ड होगा, इसको आपको लिखना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, देन ये फिर आपके लिए ऑर्डिनरी शब्द हो जाएगा। 11th है दीज टाइप ऑफ बुक्स। दीज टाइप ऑफ बुक्स, एक तो आपको ये पता है दिस और दीज में क्या फर्क होता है। दिस सिंगुलर होता है, दीज प्लूरल होता है। तो दिस और दीज के साथ, दिस के साथ लेते हो तो सिंगुलर लेते हो, दीज के साथ लेते हो तो आप प्लूरल लेते हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, टाइप लिखा हुआ है और लिखा है दीज, तो ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है, ये नाइंसाफी है, ये आपको बताया जाता है। तो दीज टाइप ऑफ बुक्स आर सर्टेनली, अब यहाँ पे आर लिया हुआ है, इसको दिस में बदले कि इसको टाइप्स में बदले डिपेंड करता है वर्ब क्या लिया गया है, वर्ब प्लूरल लिया गया है तो हमको सब प्लूरल बनाना पड़ेगा। These types of books are certainly helpful to the students preparing for the banking services examination। अच्छा ध्यान से देख रहे होगे ये वही सारे के सारे की पॉइंट हैं जो मैंने आपको क्लास में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, ये सारे के सारे की पॉइंट स्पेशली मैंने आपको बताया था कि दिस और एक और आता है इसके साथ सॉर्ट ऑफ, ठीक है, और दीज शॉर्ट्स ऑफ। दिस की जगह दैट और दोज भी लिख सकते हो अगर आपको दूर का डिमॉन्स्ट्रेशन करना हो तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल, फिर आगे वर्ब सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल। उसके बाद 12वां क्वेश्चन है दीज आर 2 scores ऑफ बुक्स विच आर लाइंग अनयूज्ड इन द लाइब्रेरी। सॉरी, देयर आर 2 scores ऑफ बुक्स, देयर आर 2 scores ऑफ बुक्स विच आर लाइंग अनयूज्ड इन द लाइब्रेरी। देखो जो स्कोर्स हो गया आपका 1000 हो गया, डजन हो गया, ठीक है, इनके साथ जब आगे ये न्यूमेरिकल वैल्यू जुड़ी होती है, न्यूमेरल एग्जेक्टिव जुड़ी होती है, न्यूमेरल रूल याद करो, जाके रिवाइज करो जहाँ मैंने आपको बताया था कि 1000 हो गया, ठीक है, डजन हो गया, 100 हो गया, मिलियन हो गया, बिलियन हो गया, स्कोर हो गया। इनके साथ अगर न्यूमेरल एग्जेक्टिव 1 2 3 4 5 6 ये सब आता है तो आप यहाँ पे आप स्कोर्स नहीं लिखते हो। 2 score ऑफ बुक्स, 2 score ऑफ बुक्स, और ऑफ के बाद जब लेना होता है इसको ऐसे लिख सकते हो अगर आपको ये न्यूमेरल एग्जेक्टिव हटा दिया जाए और ये लिखा जाए स्कोर्स,
स्कोर्स ऑफ बुक्स, देन इट्स ओके, तब आप लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? तब आप लिख सकते हो इसका प्लूरल वर्जन। लेकिन वैसे जब इसके साथ न्यूमेरल एग्जेक्टिव जुड़ा हुआ होता है तो आप इसको क्या करते हो, आप इसका प्लूरल वर्जन नहीं लेते हो, क्या करते हो, इसका सिंगुलर वर्जन लेते हो। तो इसको आपको करेक्ट करना है। और ये रूल अगर किसी को मिस हो गया होगा तो प्लीज़ जो है लेक्चर एक बार दोबारा से रिवाइज कर लो, ताकि ये रूल दोबारा आपके रिवीजन में आ जाए। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और आपके एग्जाम में बहुत आता है, बार बार आता है। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलेंगे हम लोग। ऑर्डर हैज़ बीन इशूड फॉर हिज ट्रांसफर टू अनदर डिस्ट्रिक्ट बट he has not received them so far। देखो एक चीज समझो कि यहाँ पे ऑर्डर हैज बीन इशूड फॉर हिज ट्रांसफर टू अनदर डिस्ट्रिक्ट बट ही हैज नॉट रिसीव्ड देम सो फार। इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा चीज़ों को समझने के लिए। ऑर्डर भी होता है, ऑर्डर्स भी होता है, ठीक है। ऑर्डर्स हैज बीन इशूड फॉर हिज ट्रांसफर, ऑर्डर इशू हुआ है उसके ट्रांसफर के लिए टू अनदर डिस्ट्रिक्ट, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर करना है, बट ही हैज़ नॉट रिसीव्ड, बस उसने इसे रिसीव नहीं किया। यहाँ तक तो सेंटेंस एकदम ठीक था, लेकिन जैसे ही आप देम में पहुँचते हो, जैसे ही आप देम में पहुँचते हो तो आपको क्या पता चलता है? आपको ये पता चलता है कि दिस इज द प्लूरल। अब ये किसके लिए है? अब आपको ये पता है इट नॉन लिविंग थिंग के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। इट का प्लूरल दे होता है और दे के लिए फिर हम देम इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीज़ें प्रोनाउन में तो आपने सीख ही रखा है। इसका ये मतलब है ये प्लूरल है, ये किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? किसको रिसीव नहीं किया? ऑर्डर को रिसीव नहीं किया है। यहाँ पे लिया सिंगुलर और यहाँ पे लिया है प्लूरल, तो ये बहुत नाइंसाफ़ी है। अब इसमें क्या है कि आप देम को इट में कन्वर्ट कर दोगे, इट्स ओके, तभी भी चलेगा। और अगर इसको आप क्या करोगे, ऑर्डर हैव बीन, अगर ऑर्डर्स के साथ हैव ले लोगे तो भी जो है सही चलेगा। ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन आया था, तो एसएससी ने जो इसे कंसिडर किया था। अगर आप यहाँ पे टिक मारते हो, यहाँ पे टिक मारते हो, तो एसएससी ने इसको गलत ले लिया था, और यहाँ पे टिक मारते हो तो एसएससी ने इसको सही लिया था। ये एक प्रॉब्लम कभी कभी एसएससी के साथ आती है, पर ये फिर लक बेस्ड क्वेश्चन हो जाएगा उस केस में कि अगर आपने इधर मार दिया, ठीक है, तो यार ये वाला सही ले लिया उन्होंने, और मान लो अगर एसएससी ने इसे सही लिया, तो अब मेरे से पूछोगे कि सर किधर मारना सही होगा? किधर भी मारो, सेंटेंस भाई दोनों तरीके से करेक्ट कर सकते हो। अगर इसको सिंगुलर ट्रीट कर रहे हो तो इसको सिंगुलर ट्रीट कर लो, इसको प्लूरल ट्रीट कर रहे हो तो इसको प्लूरल ट्रीट कर लो, इसको प्लूरल ट्रीट कर लो। अब यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करना है कि एसएससी ने इसको कैसे लिया था। इसको लिया था ऑर्डर्स हैव बीन, ने इसको इस तरीके से लिया था। उसके बाद 14th है, ऑल दो सी हैज स्टडीड इंग्लिश फॉर ऑलमोस्ट ए ईयर, सी हैज येट टू लर्न द अल्फ़ाबेट्स। अब देखो, जब मैंने आपको पहला लेक्चर पढ़ाया था, जब सीरीज स्टार्ट होते वक्त, तो उसमें एक चीज़ आपको शुरू में पढ़ाई गई थी कि देखो भैया, अंग्रेजी जो आया है वो साउंड से आया है, साउंड के लिए जो है सिंबल चाहिए। जब सिंबल ईजाद किया गया तो 26 इंग्लिश में लेटर्स बने, इन लेटर्स को कंबाइंड रूप से अल्फ़ाबेट बोलते हैं। तो अल्फ़ाबेट अपने आप में ही वन वर्ड है। क्या है? वन वर्ड है 26 लेटर्स के लिए। तो इसके साथ प्लूरल वाला इशूज़ नहीं होता, मतलब प्लूरल नहीं ला, अल्फ़ाबेट लिखते हैं, अल्फ़ाबेट्स नहीं लिखते। और बताया गया था आपको कि ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। देखो, दिस इज द क्वेश्चन जो एग्जाम ने पूछा था। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। सारे के सारे फ्रेजेज जो इस तरीके की जो मिस्टेक्स होती है वो रिवीजन के वक्त आपको खास करके जो है प्रैक्टिस में लेना होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, आई हैव नॉट गॉन थ्रू द लेटर एंड सो आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट्स कॉन्टेंट। आपको बताया था कि कॉन्टेंट नहीं लिखते हैं, कॉन्टेंट्स लिखते हैं। क्या बताया गया था आपको? कंटेंट नहीं लिखते हैं, कंटेंट्स लिखते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो प्लूरल में ही एग्जिस्ट करती है। सो दिस इज़ द वन, आपको अच्छे से पढ़ाया गया है। याद होगा आपको रूल पढ़ाया गया था कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो प्लूरल में एग्जिस्ट करती है और उनको हमेशा प्लूरल में ही रखना होता है। सीजर्स हो गया आपका, टोंग्स हो गया, प्लेयर्स हो गया, पिंसर्स हो गया, कॉन्टेंट्स हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। क्योंकि कॉन्टेंट, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ होती है। कॉन्टेंट हम कभी ऐसे नहीं बोलते कॉन्टेंट, कॉन्टेंट्स बोलते हैं, ठीक है। कॉन्टेंट्स इज द राइट वर्ड। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है, The committee is divided over the issue of his appointment and this has resulted in much rancor among its members। देखो, कमेटी की जब भी बात आती है, कमेटी की जब बात आती है, दिस इज द कलेक्टिव नाउन, और कलेक्टिव नाउन का बिहेवियर डिपेंड करता है कि उसमें यूनिटी है या डिवीजन। तो यहाँ पे सीधे डिवीजन की बात हो रही है। तो जब कलेक्टिव नाउन डिवाइडेड होते हैं, मतलब अपने मन, अपने ओपिनियन में डिवाइडेड होते हैं, अगर कहीं आपको ये समझ में आता है कि डिवीज़न है या इंडिविजुअलिटी है उसमें, तो इसको हम प्लूरल लेते हैं। तो इसकी जगह क्या लेंगे? आर लेंगे। इसी तरीके से आपके पास कुछ और जो वर्ड होते हैं, टीम हो गया, जूरी हो गया, ये बहुत कॉमन पूछे जाने वाले शब्द है। टीम, जूरी, क्रू, ये सब ऐसे जितने भी कलेक्टिव नाउन्स होते हैं उस वाले केस में खास करके आपको ध्यान रखना होता है।
कुछ ऐसे शब्द हैं इसी केस में, इसी कैटेगरी में आते हैं, जैसे पुलिस हो गया, ठीक है, और पीपल हो गया, और आपका जो है कैटल हो गया। ये क्या है, ये अपने आप में हमेशा प्लूरल लेते हैं। क्या रहते हैं, ये हमेशा प्लूरल लेते हैं। इसमें भी खास करके आपको ध्यान रखना है कि पुलिस प्लूरल होता है, लेकिन इसका सिंगुलर इस्तेमाल करना हो तो पुलिस मैन इस्तेमाल करते हैं। पीपल के साथ में आपको पता है पीपल्स आता है, लेकिन पीपल का मतलब लोग, पीपल्स का मतलब डिफरेंट रेस के लोग। जैसे कहते हैं ना, इंडियन पीपल हो गए, अमेरिकन पीपल हो गए, तो अलग अलग रेस की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम पीपल्स की बात करते हैं, ठीक है। कैटल वाला केस हमेशा प्लूरल रहता है, ये बहुत आपके एग्जाम में आता है, ये देखने में सिंगुलर रहता है। तो ये कुछ कैटेगरीज है जो आपको नाउन के केस में हमेशा याद रखना पड़ता है। देखो प्रैक्टिस नहीं करोगे यार तो एग्जाम अच्छा तो नहीं कर पाओगे। कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि बगैर प्रैक्टिस के आप जाओ, आप एग्जाम अच्छा करके चले आओ, ये तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। आपको पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। आपको अगर अच्छा करना है तो आपको रिवीजन सही से लेना पड़ेगा। अब ये क्लास बहुत आसान क्लास है, इसमें आप हर रूल के साथ जो है गुजर जाओगे। हर रूल के साथ गुजरने के साथ साथ आपको ये पता चल जाएगा अच्छा कौन कौन सी चीज़ आपको याद नहीं है। ये वो सारे के सारे क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इनसे बाहर कुछ नहीं आता, यही सारे रिवाइज करके आपको जाने होते हैं। 17वां है, व्हेन वी रीच पिक्चर हॉल वी फाउंड देयर वाज नो प्लेस। देखो पिक्चर हॉल में जब आप पहुंचते हो, ध्यान से रखिए, तो वहां पे हमको नो प्लेस इस्तेमाल नहीं करना होता है, नो रूम इस्तेमाल करना होता है। आपको ये पता है नो प्लेस इज नॉट द राइट वर्ड। नो रूम इस्तेमाल कर सकते हो, नो सीट इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे जो सुटेबल वर्ड हो सकता है नो सीट, मतलब बैठने के लिए, ठहरने के लिए अगर जगह नहीं होता है तो स्पेशली आपको मतलब ये देखना होता है कि अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे तो नो रूम इस्तेमाल कर सकते हैं, नो सीट इस्तेमाल कर सकते हैं। कि वहाँ पे नो प्लेस कभी भी इस्तेमाल नहीं करते। नो प्लेस हम बोलते हैं कि वहाँ पे कोई जगह नहीं थी, हिंदी में ऐसे बोलते हैं, अंग्रेजी में नो प्लेस लिख देते हैं, ये कॉलोकियल इंग्लिश है, आम बोलचाल की भाषा है। पर द सुटेबल वर्ड इज, या तो आप क्या लिखोगे, नो रूम लिखोगे या फिर नो सीट लिखोगे। अगर सीट का सेंस दे रहा है कि इंडिविजुअल सीटिंग की बात कर रहा है तो सीट इस्तेमाल करोगे, ठीक है। और वैसे खाली जगह के लिए जब बात करते हो तो आप नो रूम की बात करते हो, नो प्लेस की बात नहीं करते हो। ये ऑलरेडी मैं आपको क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। 18वां, ही वॉज ऑफर्ड लेक्चरशिप बाय द कमिटी। लेक्चररशिप लिखा हुआ है, मैं कहूँ शायद सही है, लेक्चररशिप नहीं होता है, लेक्चरशिप होता है। तो ये जो ER और एडिशनली लेक्चरर रखा गया है वो गलत है। ये कोलोकियल इंग्लिश में इस्तेमाल होने वाले शब्द है और ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं होते। लेक्चरशिप होता है, जैसे स्टूडेंटशिप लिख के आता है तो फ्री, मतलब फ्री स्टूडेंटशिप लिख के आता है। अब 19 है, राशन हैज रन आउट एंड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैज बीन इन्फॉर्म। देखो राशन नहीं होता, राशन हैज की जगह हैव बीन होना चाहिए। जब आप राशन बात करते हो तो राशन लिखते हो, राशन हैव रन आउट एंड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैज बीन इन्फॉर्म्ड। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया, ऑलरेडी मैं इसको डिस्कस कर चुका हूँ, दोबारा मैंने ले लिया ताकि आपका रिवीजन हो जाए। ए वैरायटी ऑफ बुक्स इज अवेलेबल इन द मार्केट टू हेल्प द स्टूडेंट्स क्वालिफाई द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। यहाँ पे ध्यान रखना कि हम बात कर रहे हैं वैरायटी की। अब ए और आर्टिकल एन का इस्तेमाल आप सिंगुलर सेंस देने के लिए इस्तेमाल करते हो, या फिर किसी को इंट्रोड्यूस करना होता है फर्स्ट टाइम पे, तब आर्टिकल ए एन का इस्तेमाल करते हो। लेकिन वैरायटी का मतलब हो गया प्लूरल। वैरायटी की बात करो, प्लूरल सेंस में डिस्कशन कर रहे हो तो आर्टिकल ए का इस्तेमाल अनुचित है। ए वैरायटी आप बुक से जल्दी जल्दी पढ़ोगे आपको समझ नहीं आएगा, इस वजह से आर्टिकल के चैप्टर में इन सब चीज़ों पे खास करके ध्यान देना होता है। और ये जो प्रैक्टिस सेशन होता है ये आपका जो ब्रेन है वो थोड़ा ज़्यादा ओपन करता है। एक तो सिंपल सी चीज़ ये भी थी कि मैं ये लेक्चर आपको ऐसे डिलीवर कर देता, ठीक है, मतलब लेक्चर डिलीवर करने के बजाय इनके सोल्यूशन लिखता और एग्जाम के समय आपको रिवीजन करना है, 10 मिनट लगता है 30 क्वेश्चन आपको रिवाइज करने में। ये मैं ऐसे ही पूरा का पूरा सीट उठाता और आपको भेज देता और विद सोल्यूशन, और ये बोलता कि बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप रिवाइज कर लेना। पर पता है इसके बाद क्या होता है, इसके बाद एक जो चीज़ होता है जो हमेशा होता है, सभी बच्चों के साथ होता है, 90% स्टूडेंट क्या करेंगे, ये सीट रखने के बाद पढ़ लेंगे, प्रैक्टिस ले लेंगे, लेकिन उनका फोकस ना यहाँ जा नहीं पाएगा। जो मैं अभी आपको यहाँ पे सामने खड़े होकर फोकस लाइन बता रहा हूँ ना, ये ना आपको याद रह जाएगा, परमानेंटली याद रह जाएगा। जब एग्जाम में बैठोगे आपको याद आ जाएगा, अरे सर ने क्लास में, उज्जवल सर ने ये बात बताई थी कि यहाँ पे आर्टिकल ए नहीं लेते। इसके साथ जो एडेड एक्सप्लेनेशन हम टीचर देते हैं आपको, वो आपके बहुत वैल्यू ऐड करने का काम करता है एग्जाम सेंटर पर। तो मेक श्योर कि जब इस तरीके का सेशंस हो तो आप लोग सेशंस अटेंड करो, ताकि आपके इसके आगे के पीछे की सारी चीज़ें जो है, जितनी भी वैल्यूएबल चीज़ें हैं वो आपको याद रह जाए। इसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 21 डिस्कशन करने, ठीक है। ही नेवर बिलीव्स इन यूजिंग ए फेयर मीन्स बिकॉज दे आर नॉट एक्सेप्टेबल इन दिस मेटेरियलिस्टिक एज।
देखो यार, एक तो ये जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि ए फेयर मीन्स लिखा हुआ है, ठीक है, ये नाउन के चैप्टर से भी रिलेटेड है, ठीक है, ये आर्टिकल के चैप्टर से भी रिलेटेड है, ये दोनों से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल ए का इस्तेमाल है। अब इसमें देखो वैसे आप नहीं कवर कर पाओगे। आर्टिकल जब आपको पढ़ाया जाता है तो आर्टिकल में हमेशा एक रूल पढ़ाया हमने कि कुछ ऐसे फ्रेजेज होते हैं जिसमें आपको जैसे हम बोलते हैं इन नटसेल, इन ए नटसेल, ठीक है, तो कुछ ऐसे फ्रेजेज जिसमें आर्टिकल ए एन लग के आता है और कुछ ऐसे फ्रेजेज होते हैं जिसमें आर्टिकल ए एन लग के नहीं आता। रूल याद है? आर्टिकल का चैप्टर खोलो, उसमें मैंने पढ़ा रखा है, बड़ा बड़ा सारे फ्रेजेज लिख रखे, ठीक है। तो वहाँ पे हमको ये ध्यान देना होता है कि कुछ फ्रेजेस के साथ आर्टिकल ए का इस्तेमाल करते हैं या एन का, और कुछ फ्रेजेस के साथ आर्टिकल ए एन का इस्तेमाल नहीं करते। तो याद तो करना पड़ेगा ना, उनमें से कोई भी पूछ सकता है। तो जितने अच्छे हैं, जितने रेलिवेंट हैं, जितने पॉसिबल हैं एग्जाम में पूछे जाने के, वो सारे आर्टिकल के चैप्टर में पढ़ाए गए हैं। तो इस क्वेश्चन से आपका ध्यान उस रूल पे पहुंचना चाहिए जिस रूल में इससे रिलेटेड सारे फ्रेजेस लिखे गए। ए फेयर मीन्स नहीं लिखना है, सिर्फ फेयर मीन्स लिखना है। इसके साथ इस फेयर मीन्स अपने आप में जो फ्रेज है, यह फ्रेज बगैर आर्टिकल के आता है। तो ही नेवर बिलीव्स इन यूजिंग फेयर मीन्स, सही तरीका, इसका मतलब होता है सही तरीका, सही तरीका, बिकॉज दे आर नॉट एक्सेप्टेबल इन दिस मेटेरियलिस्टिक एज। अच्छा, मैं आपके साथ कन्वर्सेशन तो हिंदी में ही रखे हुए हूँ, थ्रू आउट इंग्लिश तो है नहीं। अच्छा, आप देख रहे होंगे कि मैं किसी भी एग्जाम्पल में की पॉइंट के अलावा मैं हिंदी डिस्कशन में फोकस नहीं हो रहा हूँ। इसके पीछे का रीज़न एक और है। इसके पीछे का रीज़न ये है ताकि आप स्पेशली इन की पॉइंट्स पर फोकस हो पाओ, क्योंकि एग्जाम में आपके पास ना बहुत कम समय मिलता है और खाली ये की पॉइंट्स ही याद रह जाते हैं। तो मैं हमेशा ये चाहता हूँ जब आप एग्जाम सेंटर में पहुँचो तो कभी भी आप उनकी हिंदी मीनिंग जानने की कोशिश ना करो। आपका हमेशा जो फोकस लाइन हो स्पॉट द एरर या सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, ऐसे रेलिवेंसी पे हो, ऐसे पढ़ते हुए चलो अच्छा ये चीज़ है, ऐसे पढ़ते हुए चलो वो की पॉइंट पे आपका ध्यान जाए। एसएससी सीजीएल का एग्जाम रट्टा लगा के अच्छे से क्लियर हो जाता है। 22 है, आई कैन नॉट कम टू यू नाउ बिकॉज ए लॉट ऑफ वर्क्स रिमेन्स टू बी डन। देखो यार यहाँ पे बात हो रही है काम की, और आपको याद होगा नाउन का चैप्टर पढ़ाया गया होगा। नाउन के चैप्टर में आपको बताया गया होगा जो वर्क होता है वो आपका अनकाउंटेबल होता है। सो वर्क का वर्क्स नहीं लिखते हैं, वर्क का वर्क्स नहीं लिखते हैं, एंड दिस इज रिटन एज ए वर्क्स, ठीक है। तो वर्क्स को वर्क में चेंज कर लो। नाउन के चैप्टर में वेज और वेजेस भी आपको पढ़ाया गया है। पढ़ाया गया है कि सिंगुलर होता है और प्लूरल भी होता है। अगर इसका मतलब होता है रिजल्ट तो ये सिंगुलर होता है, और इसका मतलब अगर जो है मेहनताना होता है, सैलरी होती, किसी को पैसा देना होता है, मेहनताना, दोनों रिजल्ट है। एक कठिन परिश्रम का फल है, एक कठिन परिश्रम को पैसे के एवज में है, तो वेजेस को आप प्लूरल की तरह इस्तेमाल करते हो। याद होगा ये नाउन के चैप्टर में आपको ये पढ़ाया गया है स्पेशली लिख के, ये भी आपके एग्जाम में आता है, याद रखिएगा। हैव यू डिपॉजिटेड द प्रोसीड्स इन द बैंक और नॉट। देखो प्रोसीड का मतलब बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे, इसका मतलब होता है प्राप्ति। जो आपको चीज़ें मिलती है जो बैंक में सबमिट करना होता है, अगर कुछ रिसीविंग्स हुई है, कोई चीज़, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा हुई है, जो भी प्राप्ति है उसको बैंक में जब, तो यहाँ पे हम इसको हमेशा प्राप्तियाँ बोलते हैं। इसको हमेशा हम प्रोसीड्स इस्तेमाल करते हैं, प्रोसीड इस्तेमाल नहीं करते। तो ध्यान रखिएगा, प्रोसीड का मतलब प्राप्तियाँ, जो कुछ भी आपको मिला है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कैश, जो बैंक में डिपॉजिट करना है। तो प्रोसीड हिंदी में, इसको शुद्ध हिंदी इसका मतलब होता है प्राप्तियाँ। हैव यू डिपॉजिटेड द प्रोसीड्स इन द बैंक, तो प्रोसीड सिंगुलर नहीं रखते हैं, प्रोसीड्स प्लूरल सेंस में रखते हैं, हमेशा याद रखिएगा। 24 है, दिस डेटा। अब आपको याद है सिंगुलर से प्लूरल कन्वर्ट करते वक्त आपको लैटिन वर्ड्स पढ़ाया गया है। एक आपको वर्ड पढ़ाया गया होगा डाटम, ठीक है, डाटम पढ़ाया गया होगा। डाटम एक्चुअली जो है सिंगुलर होता है और डेटा जो होता है बच्चा प्लूरल होता है। और इस तरीके के बहुत सारे शब्द आपको पढ़ाए गए होंगे, आपको याद है, ओवम, ओवा, डिक्टम, डिक्टा, याद होगा ना। इस तरीके के बहुत सारे शब्द पढ़ाए गए हैं, आप जाके उनके सारे एक्सेप्शनल केस एक बार रिवाइज कर लो। क्राइटेरिया शब्द बहुत आता है, ठीक है, क्राइटेरिया शब्द बहुत आता है। तो ये सारे के सारे जो शब्द है, जाके सिंगुलर प्लूरल का एक स्पेशल लेक्चर जो मैंने लिया था, जिसमें मैंने आपको साफ साफ सब कुछ सीधे बताई थी कि हाँ ये आपके एग्जाम में आता है। सो ये एग्जाम के क्वेश्चंस है, ठीक है। तो ये आपको याद होना पड़ेगा, जाके रिवाइज कीजिए। यहाँ पे दिस डेटा आर वेरी, तो दिस की जगह आप दीज कर लो, क्योंकि ये प्लूरल है, ये प्लूरल है, तो बस इसको प्लूरल कर लो, काम हो जाएगा ना। प्लूरल प्लूरल, ये भी प्लूरल, सो एवरीथिंग इज फाइन। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्लीज पुट योर साइन हेयर।
ये देखो कॉलोक्वल इंग्लिश वाला है और आपको पता है कि साइन नहीं इस्तेमाल करते, क्या इस्तेमाल करते हैं, सिग्नेचर इस्तेमाल करते हैं। तो सारे बच्चे लोग इसको करेक्ट कर लेना, साइन नहीं सिग्नेचर इस्तेमाल करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 26 है, एक बार इसको थोड़ा सा 26 देख लेते हैं। द हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स नॉट ऑफ मार्बल्स। देखो स्टोन आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है। दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन मार्बल्स। क्या लिख सकते हो यहाँ पे, दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन मार्बल्स, या दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन नॉट ऑफ मार्बल्स। तो यहाँ पे इसका प्लूरल नहीं सिंगुलर स्ट्रक्चर चाहिए होता है। इसके बाद 27, क्वेश्चन नंबर 26 और 27 जो है थोड़ा ट्रिकी है। दे विल अराइव टुमारो बाई 10:30 o'clock ट्रेन। इस तरीके के स्ट्रक्चर में ये जो 10:30 o'clock ट्रेन है ना, इसको नहीं मेंशन करते हैं, इसको रिमूव रखते हैं। दे विल अराइव टुमारो बाई 10:30 o'clock ट्रेन। तो ध्यान रखिएगा कि जब इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देना हो, 10:30 PM लिखते हो, 10:30 AM लिखते हो, 10:30 o'clock ट्रेन जब एग्जेक्टिव की तरह इस्तेमाल करते हो तो ये अपोस्ट्रोफियस और ये जो ओ वाला होता है ना, ये इस्तेमाल नहीं करते इस केस में। क्वेश्चन नंबर 27 इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो कॉपी में। आई हैव सेंट हिम ए वर्ड टू कम सून। आई हैव सेंट हिम ए वर्ड टू कम सून। क्वेश्चन देखना जरा, ए वर्ड लिखा हुआ है, आई हैव सेंट हिम ए वर्ड टू कम सून। आपको नहीं लगता है कि आर्टिकल रिमूव करने की जरूरत है? वर्ड यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है, हमने उनको शब्द कहा है। ये वाला शब्द नहीं है जो आप गिनते हो, ठीक है, ये वो वाला शब्द नहीं है जैसे एक शब्द हो गया, दो शब्द हो गया, तीन, तो मैं पूछूं कितने शब्द है तो बोल रहा 10 वर्ड्स हैं यहाँ पे, कितने बोल दोगे? 10 वर्ड्स हैं आप क्या पे। ये वाला नहीं, ये होता है जब आप जुबान की बात करो कि मैंने आई हैव सेंट हिम, मैंने बोले हैं, कुछ कहा है। जब कहने के सेंस में आता है तो वर्ड अनकाउंटेबल नाउन होता है, ऐसे केस में आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। वर्ड के केस में कंफ्यूज मत होइएगा, जब वर्ड की बात आए हमारे कहने के सेंस में कि हमने मुंह से कुछ बोला है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कि मैंने वर्ड्स दिया है वो आ जाए, तो वर्ड्स नहीं दिया, मैंने वर्ड दिया आ जाए, वहाँ पे अनकाउंटेबल नहीं होता, काउंटेबल नाउन होता है। जब ये वाले शब्दों को गिनने की बात आए तब इनको वर्ड्स में लिखते हैं। ध्यान रखिएगा ये रूल, स्पेशली 28 का ध्यान रखिएगा, 27 का ध्यान रखिएगा, अच्छे क्वेश्चन है। फिर 28 है क्वेश्चन नंबर, आई हैव सेंट, सॉरी हो गया 29, सी इज गेटिंग फुल फ्रीशिप। देखो फुल फ्रीशिप नहीं लिखते हैं, स्टूडेंटशिप लिखते हैं। क्या लिखते हैं? फ्रीशिप नहीं लिखते हैं, स्टूडेंटशिप लिखते हैं, फ्री स्टूडेंटशिप लिखते हैं। अगर फीस अगर किसी की फ्री करनी हो, अगर हम इस तरीके से बात करते हैं, मैसेज करते हैं, तो फ्री स्टूडेंटशिप, हम फ्रीशिप नहीं लिखते हैं यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। स्टूडेंटशिप होता है कि हमने उन्हें मतलब एज ए स्टूडेंट मेंबर रख लिया बगैर पैसा चार्ज किए हुए। तो सी इज गेटिंग फुल स्टूडेंटशिप एज सी इज द डॉटर ऑफ ए मटायर। उसके बाद 30th है, ए फुलिश पर्सन डज नॉट नो रॉन्ग फ्रॉम राइट। यार ये फ्रेज ऐसा होता है, राइट फ्रॉम रॉन्ग होता है, कभी भी इसको उल्टा नहीं रखते। करेक्ट फ्रेज क्या होता है? राइट फ्रॉम रॉन्ग। ध्यान रखिएगा ये फ्रेज ऐसे इस्तेमाल होता है, इसको रिवर्स डायरेक्शन में मत रखिएगा। ये भी बहुत क्लासिक क्वेश्चन था, अगर आपको पता ना हो तो आपको समझ में नहीं आएगा कि अच्छा यहाँ पे क्यों एरर हो गया। अब इसके बाद 20 देखो अच्छे क्वेश्चन है। अब क्या है, इससे क्या होने वाला है, लगभग सारे के सारे चैप्टर इससे रिवाइज होंगे। इसमें हम सारे मिसलेनियस क्वेश्चन लेंगे और मिसलेनियस क्वेश्चन में मैं चैप्टर वाइज याद भी दिलाता चलूँगा कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कहाँ कहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया है। जैसे पहला क्वेश्चन है जो अभी हाल ही में मैंने ये आपको पढ़ाया है, ज़रा ध्यान से देखिएगा और खुद में सोचने की कोशिश कीजिएगा कि आप समझ पा रहे हो क्वेश्चन कहाँ से आया है। इवन आफ्टर 60 years ऑफ इंडिपेंडेंस lakhs ऑफ पीपल डोंट हैव बेड टू स्लीप। इवन आफ्टर 60 years ऑफ, अब देखो यहाँ पे लिखा है 60 के साथ ईयर्स लिखा है, ठीक है, आप इंडिपेंडेंस हो गया। फिर यहाँ पे देखना लाख्स ऑफ, यहाँ पे ऑफ आया है, ऑफ के बाद प्लूरल, सही है, ये हमेशा आपको मॉनिटर करना होता है। और यहाँ पे देखो लाख्स लिखा है, क्यों? क्योंकि न्यूमेरल एग्जेक्टिव नहीं है। अगर न्यूमेरल एग्जेक्टिव होता 2 3 4 तो आप इसको लाख लिखते, लाख्स नहीं लिखते। डोंट हैव बेड, डोंट हैव बेड नहीं है क्योंकि लाख्स जो है इसके हिसाब से आना है, क्या इसके हिसाब से वर्ब आना है, तो लाख अपने आप में लाख होता है, प्लूरल है, लाख्स लिखा हुआ है और लाख्स लिखा हुआ है तो उसके हिसाब से प्लूरल वर्ब आया है, मतलब ये सही है, सब कुछ सही है। बेड टू स्लीप सही है। अब यहाँ पे मिसिंग क्या है? अब आपके यहाँ मिसिंग ये है कि आपने एडवांस वर्ब का चैप्टर याद है पढ़ा था। एडवांस वर्ब के चैप्टर में हमने आपको एक बताया था कि जब भी टू के साथ वर्ब लास्ट में आए और ज़रूरत पड़े कि वो वर्ब कोई सूटेबल प्रीपोजिशन अपने साथ लेता है
अगर वर्ब आखिरी में आए, टू के साथ आए चाहे ना आए, वर्ब अगर आखिरी में आए और अगर वो अपने साथ कोई सुटेबल या कोई फिक्स प्रीपोजिशन लेता है तो उसको हमको मेंशन करना होता है। देखो आप क्या करते हो, स्लीप करते हो, जिस चीज़ में स्लीप करते हो तो हम बोलते हैं स्लीप इन बेड, स्लीप इन समथिंग, तो स्लीप इन का इस्तेमाल करते हो। तो टू स्लीप इन, उसके पास कुछ नहीं है सोने के लिए, तो ही हैज़ नो बेड टू स्लीप इन, ताकि वो सो सके। ये जो प्रीपोजिशन है ये एक रिलेशन बताता है कि जो बेड है उसका सोने से और बाकी जो सब्जेक्ट है उससे क्या रिलेशन है, बेड का कैसा इस्तेमाल होना है। जब वर्ब आखिरी में लिखते हो तो प्रीपोजिशन हम ये लगा के बताते हैं कि ये जो एक्शन है वो कैसे रिलेटेड है, वो कैसे रिलेटेड है। ये आपको वर्ब एडवांस के चैप्टर में पढ़ाया गया है और वहाँ पे कुछ और ऐसे वर्ब्स और उनके फिक्स प्रीपोजिशंस आपको बताए गए हैं। और फिक्स प्रीपोजिशन आपको याद रखने पड़ेंगे जो कि फिक्स प्रीपोजिशन के चैप्टर में पढ़ते हो, फ्रेजल वर्ब में पढ़ते हो, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी थोड़ी सी। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, इट इज़ नेवर माई बिजनेस टू गिव एन एडवाइस टू दोज हु आर नॉट सेंसिबल इनफ टू डील विद देयर ओन प्रॉब्लम्स। ये देखो अभी भी स्टिल ये नाउन के चैप्टर से ही है। नाउन के चैप्टर में आपको एक रूल पढ़ाया गया, अनकाउंटेबल नाउन, एंड एडवाइस इज द अनकाउंटेबल नाउन। अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो आर्टिकल ए एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, फ्यू में काउंट ही नहीं कर सकते हो तो फ्यू और मेनी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, और साथ में अगर जरूरत पड़ेगी तो हम क्या काम करते हैं, कुछ वर्ड्स को जोड़ के इनका सिंगुलर प्लूरल सेंस देते हैं। इतना रूल आपको अनकाउंटेबल नाउन में पढ़ाया गया था। तो ये सारी चीज़ें आपके जुबान पे रहनी चाहिए और शब्द सारे जुबान पे रहने चाहिए, और प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि जब भी आप स्टेटमेंट पढ़ो तो ये जो है ना, ये वाला पार्ट जो था ये विजिबल हो जाए। अगर ये विजिबल ही नहीं होगा आपके एग्जाम में, आपकी यहाँ पे प्रैक्टिस इतनी नहीं होगी कि एग्जाम में बैठते वक्त ये विजिबल नहीं होगा, तो आप एग्जाम अच्छा नहीं कर पाओगे, 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं जा पाएगी। इसके लिए आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ता है। आई हैव नेवर लुक्ड फॉरवर्ड टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब। आई हैव नेवर लुक्ड फॉरवर्ड टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब। अब इस क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपके प्रीपोजिशन के चैप्टर से है। प्रीपोजिशन के चैप्टर्स में एक चीज़ आपको बताया था कि हर प्रीपोजिशन अपने बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेता है, और इसके पीछे का एक रीज़न ये दिया गया था, प्रीपोजिशन हमेशा अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है। ऑब्जेक्ट आपका जो रोल प्ले करता है वो नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। अगर वर्ब आया है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो होती है वो जिरंड की तरह काम करती है, वो नाउन का रोल परफॉर्म करती है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, और इसमें कई सारी जो है फ्रेजेस आपको पढ़ाए गए थे। सबसे पहले जो सबसे कॉमन यूज होने वाला है लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू ये फ्रेज पढ़ाया गया था, बी एक्स्टम्ड टू पढ़ाया गया था, प्रोन टू, टेकन टू पढ़ाया गया था, एडिक्टेड टू पढ़ाया गया था। तो देखो यहाँ पे लुक फॉरवर्ड टू का इस्तेमाल है। किसका इस्तेमाल है? लुक फॉरवर्ड। जबकि लुक को यहाँ पे लुक्ड फॉरवर्ड लिख दिया गया है, तो कुछ बच्चे इस नजरिए को मिस कर सकते हैं कि सर वहां तो लुक फॉरवर्ड टू था, ये लुक्ड फॉरवर्ड था। ये लुक वर्ब है आपका, जब सेंटेंस में आता है तो वर्ब के हिसाब से अपनी फॉर्म बदल लेता है, लेकिन लुक फॉरवर्ड टू, लुक्ड फॉरवर्ड टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू, इट्स ओके। इसके बाद आपको देखना है इस टू के बाद जो आए वर्ब, यहाँ पे है बी। यहाँ पे बी है तो बी का इस्तेमाल जो है वो सही नहीं है। बी का इस्तेमाल की जगह बी प्लस ING होना चाहिए, मतलब बीइंग। वी हैव नेवर लुक्ड फॉरवर्ड टू बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब, नो एरर। अब इसका हिंदी मतलब क्या मेरे को भी पता नहीं है, मेरे को सिर्फ ये फ्रेज दिखाई दे रहा है, लुक फॉरवर्ड टू है, इसके बाद वर्ब अगर आया तो वर्ब की ING फॉर्म आनी चाहिए, ठीक है। वैसे अगर हिंदी आता है, सेंस पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो फोकस और नजरिया यहीं पे होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिफोर ट्रांसलेटिंग द सेंटेंस। बिफोर ट्रांसलेटिंग द सेंटेंस, चलो अच्छा हिंदी एक बार देखते हैं। बिफोर ट्रांसलेटिंग द सेंटेंस, सेंटेंस को ट्रांसलेट करने से पहले वर्ड फॉर वर्ड, वर्ड फॉर वर्ड मतलब शब्दशः बोलते हैं एक एक अक्षर। इट इज वर्थ फर्स्ट आस्किंग, इट इज वर्थ फर्स्ट आस्किंग वेदर इट कैन बी लिटरली ट्रांसलेटेड और नॉट। मतलब ये बेहतर होता है पूछना कि इट कैन बी लिटरली ट्रांसलेटेड और नॉट, ये ट्रांसलेट किया जा सकता है कि नहीं। अब यहाँ पे जो एरर है ना, वो बच्चा ये एरर है, बिफोर ट्रांसलेटिंग द सेंटेंस, ट्रांसलेट करने से पहले वर्ड फॉर वर्ड शब्दशः इट इज वर्थ, ये वर्थफुल होता है। आस्किंग, फर्स्ट आस्किंग नहीं लिखते हैं, पहले पूछना, मतलब बिफोर यहाँ पे पहले लगा दिए हो, इसके साथ फिर फर्स्ट सुपरफ्लुअस हो जाएगा। मतलब आप आगे का जो सेंटेंस का हिस्सा मेंशन कर रहे हो पहले बोल रहे हो ना, बिफोर ट्रांसलेटिंग द सेंटेंस वर्ड फॉर वर्ड, शब्दशः ट्रांसलेट करने के पहले। तो फर्स्ट और पहले लगभग सेम सेंस देता है, फर्स्ट और पहले सेम सेंस देता है इस नजरिए में। फर्स्ट आस्किंग की जगह यहाँ पे ये सुपरफ्लुअस बना दिया जाएगा, आपको फर्स्ट लेने की जरूरत नहीं है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है वो एग्जाम में तभी आपसे सॉल्व हो पाता है जब आप
ओवरऑल परफेक्ट हो जाए। अगर ओवरऑल परफेक्ट नहीं होंगे तो इस क्वेश्चन में गलती करेंगे, ठीक है। जब तक आपको ये पता नहीं हो कि बिफोर है, बिफोर के साथ फर्स्ट इस्तेमाल हो रखा है, दोनों लगभग सिमिलर सेंस देते हैं, और सेंस यहीं उठ रहा है क्योंकि ये वाला पार्ट लगा के कॉमा दे दिया गया है कि शब्दशः ट्रांसलेट करने से पहले ये वर्थफुल है कि हम पूछ लें कि ये लिटरली ट्रांसलेट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे फर्स्ट सुपरफ्लुअस बना रहा है तो इसको आपको रिमूव करना पड़ेगा। अच्छा, सुपरफ्लुअस सेंटेंसेस का एक अलग से टॉपिक पढ़ाया जाता है आपको, सुपरफ्लुअस सेंटेंसेस का एक टॉपिक अलग से पढ़ाया जाता है, और आई थिंक कि अभी इस कोर्स में सुपरफ्लुअस सेंटेंसेस का टॉपिक कवर नहीं हुआ है, जल्दी अभी कवर होकर अपलोड हो जाएगा लेक्चर, ठीक है। सो सुपरफ्लुअस सेंटेंसेस का एक एक लेक्चर को, एक एक पॉइंट्स को शब्द से है आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि उस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है हमारा। 5वां है, माई फ्रेंड इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड ऑल्सो द वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ हिज कॉलेज। 5वें क्वेश्चन जो है वो एग्जेक्टिव से लिया गया है, और एग्जेक्टिव में बात होती है जब एक पर्सन की दो एग्जेक्टिव्स को आप ऐड कर रहे होते हो एंड लगा के। तो ये पैरेललिज्म में भी पढ़ाया जाता है कि इधर का स्ट्रक्चर, इधर का स्ट्रक्चर, दोनों का स्ट्रक्चर सिमिलर होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या कर रहे हो, द मोस्ट इंटेलिजेंट जोड़ रहे हो एक ही आदमी के लिए, ऑल्सो द वेरी टैलेंटेड जोड़ रहे हो, ये वेरी हटा के यहाँ पे, और देखो आर्टिकल द यहाँ पे भी लगाए हो, आर्टिकल द यहाँ पे लगाए हो। आर्टिकल आपको पता है सुपरलेटिव डिग्री से पहले ही लगता है, पॉजिटिव डिग्री से पहले नहीं लगता है। तो यहाँ पे द मोस्ट टैलेंटेड लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्या लिखना पड़ेगा, द मोस्ट टैलेंटेड लिखना पड़ेगा। पैरेलल भी स्ट्रक्चर रहेगा और सब कुछ बैलेंस रहेगा। ये पैरेललिज्म में भी आपको पढ़ाई जाती है, एग्जेक्टिव के चैप्टर में भी पढ़ाया गया है, तो मेक श्योर आपको रूल याद रह जाए। क्वेश्चन नंबर 6 है, अनदर बैफलिंग चेंजेस दैट आई नोटिस्ड इन हिम नाउअडेज ही अवॉइड्स टू स्पीक टू मी। ही अवॉइड्स, ध्यान रखना, ही अवॉइड्स टू, ये प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट होने का मतलब है यहाँ पे स्पीक की जगह क्या होना चाहिए, स्पीकिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्पीक की जगह स्पीकिंग होना चाहिए। अनदर बैफलिंग चेंजेस दैट आई नोटिस्ड इन हिम नाउअडेज ही अवॉइड्स, ही अवॉइड्स ये आपका वर्ब है, वर्ब के बाद प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट आता है। ही अवॉइड्स टू स्पीक, ठीक है, ही अवॉइड्स टू स्पीक टू मी, ही अवॉइड्स टू स्पीक टू मी। अच्छा, यहाँ पे खास करके देना है कि अंडरस्टैंड करना है कि क्या यहाँ पे करेक्ट है, मैं इसका कंफ्यूजन थोड़ा बड़ा करता हूँ। टू स्पीकिंग होना चाहिए या सिर्फ स्पीकिंग होना चाहिए। अनदर बफलिंग, जिरन का चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है, पढ़ा दिया जिरन का चैप्टर, ये वहीं से है, जिरंड और मतलब इन्फिनिटिव वाले पार्ट से है, ठीक है। नॉन फाइनाइट वर्ब्स का चैप्टर पढ़ाया गया, ये वहीं से क्वेश्चन उठाया गया है। अनदर बैफलिंग चेंजेस दैट आई नोटिस्ड इन हिम नाउअडेज ही अवॉइड्स टू स्पीक टू मी, ही अवॉइड्स स्पीकिंग टू मी, ही अवॉइड्स स्पीकिंग। यहाँ जो होगा ये होगा आपका वर्ब प्लस नाउन, और यहाँ पे टू स्पीक की जगह आपको स्पीकिंग लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, यहाँ सुटेबल जो होगा वो जेरेंड सुटेबल होगा। फिर 7वां है, वी जनरली सेलेक्ट वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द स्कूल फॉर दिस अवार्ड। 7वें क्वेश्चन में देखिएगा एक जगह कहीं पढ़ते पढ़ते आया वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट। ये जो है ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और नाउन का है, ऑलरेडी देखा है। इसका जो पॉइंट है वो चेक करना होता है, नंबर 1 ये, नंबर 2 ये, और ऑफ द स्कूल लिखा हुआ है। यहाँ पे देखना द लगा हुआ है, ये सुपरलेटिव की वजह से भी, और स्टूडेंट की बात हो रहा है, ऑफ द स्कूल है फॉर दिस अवार्ड। सो यहाँ पे आगे वर्ब और प्रोनाउन नहीं है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये देखना पड़ेगा नंबर 2 में प्लूरल है कि नहीं, और प्लूरल नहीं है तो आपको प्लूरल इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, ही कैन नॉट टॉलरेट मी टॉकिंग नॉनसेंस। ही कैन नॉट टॉलरेट मी टॉकिंग नॉनसेंस। एक बात ये, ही कैन नॉट टॉलरेट, ध्यान से देखिएगा, ही कैन नॉट टॉलरेट, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया जो कि मॉडल है, ये आपका मेन वर्ब हो गया। ध्यान से देखिएगा, मेन वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है, और ऑब्जेक्ट क्या है, दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस इज द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे टॉकिंग नॉनसेंस है, ये आपका क्या हो गया, टाक का आईएनजी फॉर्म, ये हो गया आपका एग्जेक्टिव की तरह काम कर रहा है। और यहाँ पे जो मी है, ऑब्जेक्ट ये नहीं है बच्चा, ऑब्जेक्ट ये है।
ही कैन नॉट टॉलरेट, वो टॉलरेट नहीं कर सकता मुझे या नॉनसेंस को, नॉनसेंस को। यहाँ पे जो लेना है, जो कंफ्यूजन क्रिएट की जाता है, यहाँ पे मेरे नॉनसेंस टॉकिंग को वो टॉलरेट नहीं कर सकता, तो यहाँ पे पोजेसिव एग्जेक्टिव चाहिए। तो मी की जगह आपको जो पोजेसिव एग्जेक्टिव लेना पड़ेगा वो माई लेना पड़ेगा। दिस इज द ट्रिकी पार्ट, और बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और आपको याद होगा कि एग्जेक्टिव के चैप्टर में रूल आपको पढ़ाया गया है। ही कैन नॉट टॉलरेट माई टॉकिंग नॉनसेंस, मी टॉकिंग नहीं, माई टॉकिंग नॉनसेंस। और हमेशा आपको एक बात ये बताया गया है कि जब भी आपके पास जिरंड आए, वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर देखने को मिले, उसके बाद पोजेसिव एग्जेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। याद होगा आपको, ये भी एक चीज़ है जो डिस्कस किया गया था कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म देखो तो उसके पहले आप क्या इस्तेमाल करो, आप इस्तेमाल करो पोजेसिव एग्जेक्टिव। ए फ्यू कैबिनेट मिनिस्टर्स वर, बहुत डिटेल में एग्जेक्टिव के चैप्टर में डिस्कस किया होगा, आपको याद हो तो। ए फ्यू कैबिनेट मिनिस्टर्स वर, ए फ्यू कैबिनेट मिनिस्टर्स वर डिबार्ड। डिबार्ड अपने साथ प्रीपोजिशन टू नहीं लेता है, बहुत रटवाया गया है। डिबार्ड अपने साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम लेता है। क्या लेता है? फ्रॉम। अब ये देखो फिक्स प्रीपोजिशन से है, अगर आपको पूरा चार्ट रट्टेबाजी में है तो कर लोगे, और एग्जाम में इतना ज़्यादा डिफिकल्ट आता भी नहीं है, इतना नहीं आता है, यही कॉमन है जो बार बार रिपीट होता रहता है। तो डिबार्ड अपने साथ फ्रॉम लेता है, सफरिंग अपने साथ फ्रॉम लेता है, एक और फिक्स प्रीपोजिशन आता है आपके साथ प्रेफर और प्रेफरेबल अपने साथ टू लेता है। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। एग्जेक्टिव के चैप्टर में आपको भी कई सारी चीज़ पढ़ाई जाती है जिसमें जितने भी IOR होते हैं, वो अपने साथ टू लेते हैं, देन नहीं लेते हैं प्रीपोजिशन। तो ये भी आपको पढ़ाया गया है एग्जेक्टिव के चैप्टर में। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रीपोजिशन के चैप्टर में आपको पढ़ाई जाती है, वो सारा का सारा आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि प्रीपोजिशन का जो टॉपिक है भाई साहब, वो प्रीपोजिशन का टॉपिक सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। आई रेयरली फाइंड समथिंग। याद होगा यार, ये मैंने आपको क्या है एडवर्ब के चैप्टर में पढ़ाया है, सही से एडवर्ब के चैप्टर में पढ़ाया है। मैंने आपको बताया है रेयरली है, बेयरली है, जितने निगेटिव शब्द होते हैं, निगेटिव शब्दों के साथ आप समथिंग का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसके लिए जो सुटेबल वर्ड होता है वो होता है एनीथिंग। आपको लेक्चर याद है, किसी ने सही से पढ़ रखा है, किसी ने अगर सही से नहीं पढ़ रखा है तो फिर अपना कटवाओगे एग्जाम में जाके, और फिर चक्कर काटोगे, फिर घूम के आओगे। जितने भी निगेटिव वर्ड्स होते हैं उनके साथ समथिंग नहीं, एनीथिंग का इस्तेमाल करते हैं। याद होगा, आपको पढ़ाया मैंने कायदे से इसको। क्वेश्चन नंबर 11 है, ही वुड नॉट हैव डाइड व्हेन यू हैड हेल्प्ड हिम इन टाइम। ये वाला जो क्वेश्चन है वो कंजंक्शन का है, और यूँ कह लो अगर कंडीशनल सेंटेंसेस का चैप्टर अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो ये क्वेश्चन वहाँ पे भी दिखेगा। अब इसमें क्या है कि ध्यान से देखिएगा, एक चीज़ होती है जो व्हेन होता है, ये टाइम बताने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जब दो एक्शन हो रहा हो, पास्ट में हुआ हो, फ्यूचर में हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, तो दो एक्शन हो रहा हो तो एक एक्शन का टाइम बताते वक्त हम व्हेन का इस्तेमाल करते हैं। और इफ़ जो है वो कंडीशन बताता है, कंडीशनल सेंटेंसेस में, इसी वजह से इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। सो ध्यान से देखिएगा, ही वुड नॉट हैव डाइड, वो मरा नहीं होता, अगर यू हैड हेल्प्ड हिम इन टाइम, अगर तुमने समय पे मदद कर दी होगी। तो व्हेन इस्तेमाल होता है स्पेसिफिक टाइम केस के लिए, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको बताना है ये बताना है, अगर कोई टाइम मेंशन होता है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे या पास्ट में तुमने मेहनत कर दी होती तो व्हेन इज ओके। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि अगर तुमने मदद कर दी होती, क्या, अगर तुमने मदद कर दी होती, स्पेशली यहाँ पे टाइम इंडिकेशन नहीं है, तुम्हारी मदद उसकी ज़रूरत के समय पर अगर तुमने कर दी होती तो वो क्या होता, वो मरा नहीं होता। तो यहाँ पे व्हेन की जगह जो आपको सुटेबल कंजंक्शन लेना है वो लेना है इफ। इसका क्वेश्चन नंबर 12 है, दीज डेज जॉब अपॉर्चुनिटीज आर नॉट एज बेटर एज। जैसे ही आप यहाँ तक पढ़ते हो तो आपको सीधे सीधे ये दिखाई देता है कि इसके बाद सेंटेंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमने एक बात पढ़ी थी एग्जेक्टिव पढ़ते वक्त कि एज के बीच में और सो एज के बीच में हम पॉजिटिव डिग्री एग्जेक्टिव लगाते हैं। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव डिग्री का एग्जेक्टिव होता है वो गुड होता है। बेटर के साथ जो इस्तेमाल करते हैं वो हम देन इस्तेमाल करते हैं। कुछ चीज़ें तो आपको खटाखट जुबान पे याद होनी चाहिए। एज का इस्तेमाल हम पॉजिटिव और निगेटिव दोनों सेंटेंसेस में करते हैं, जबकि सो एज का इस्तेमाल हम निगेटिव सेंटेंस में करते हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जुबान पे आपके पास रटी हुई होनी चाहिए। तो यहाँ पे सेंटेंस में पूरा नहीं पढ़ोगे, आपको लगेगा क्या क्वेश्चन है यार, मजाक बना हुआ है पेपर हमारा। फिर 13 क्वेश्चन है, AIR विल एयर, AIR ऑल इंडिया रेडियो को शॉर्ट वर्जन है, विल एयर PM's मन की बात। अब यहाँ पे PM के मन की बात बोला गया है तो PM's एपोस्ट्रोफी एस लगाया गया है, PM's, ठीक है। यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस लगाने में देखो कोई गड़बड़ी है, नहीं है। मन की बात इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा गया है, ओके, डबल कॉमा के अंदर रखा गया है। इन्वर्टेड कॉमा तो डबल वाला होता है, ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम लोग देखते हैं, डायरेक्ट स्पीचेज में देखते हैं। यहाँ मन की बात एट 6 PM, और किसी भी टाइम से पहले एट का इस्तेमाल करते हैं।
यहाँ तक तो सेंटेंस सही है। अब अगला है इन द इवनिंग लिखा हुआ है, बस आपको यहाँ पे ध्यान से देखना होगा, क्या इवनिंग के पहले हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं? अगर ये रूल याद नहीं है तो आपको पता है कि आर्टिकल का चैप्टर आपको पढ़ाया गया है। आर्टिकल के चैप्टर में आपको आर्टिकल कब कब कहाँ कहाँ डेज के कौन से समय के पहले इस्तेमाल किया जाता है, कौन से समय के पहले नहीं इस्तेमाल किया जाता, पूरा क्लियर तरीके से पढ़ाया गया। तो आर्टिकल के चैप्टर में जाओ, इस रूल को वापस, जिन बच्चों ने इसको गलत कर दिया है या जिनके दिमाग से निकल गया है, फटाफट सारे रूल रिवाइज कर लो, ताकि इस तरीके का एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा उसमें आप गलती नहीं करोगे। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। द टीचर हैज़ टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी दो इट वॉज द स्टूडेंट मिस्टेक। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये नाउन से रिलेटेड है और नाउन का अच्छा क्वेश्चन है, नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन है, नाउन का अच्छा क्वेश्चन है। नाउन में दो तरीके के क्वेश्चन आता है, सिंगुलर प्लूरल, एग्जैक्टिव वाला आता है और एपोस्ट्रॉफी एस वाला आता है। पॉजेसिव केस जिसको बोलते हैं, पॉजेसिव के स्पेलिंग में 2 डबल एस आता है, इतना याद रखोगे तो कभी गलत नहीं करोगे। स्पेलिंग चेक में भी पूछता है पॉजेसिव की स्पेलिंग। यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो लास्ट वाली लाइन में बच्चा है क्या, द स्टूडेंट मिस्टेक लिखा हुआ है। मिस्टेक आपका नाउन है और ये नाउन है, तो इसका पॉजेसिव फॉर्म बनाना होगा। पॉजेसिव फॉर्म कैसे बनाओगे, आपको लिखना होगा स्टूडेंट है, स्टूडेंट का जो है एपोस्ट्रॉफी फॉर्म ऐसे बनाते हो। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ लर्न करने की जरूरत है, द टीचर हैज़ टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीचर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया, दो यद्यपि इट वॉज, जबकि यह स्टूडेंट का मिस्टेक था। यहाँ पे इस बात को दो तरीके से कह सकते हो, यह स्टूडेंट्स का मिस्टेक था, यह स्टूडेंट का मिस्टेक था। तो मिस्टेक यहाँ पे कोई एक बच्चा कर सकता है, मिस्टेक यहाँ पे पूरे बच्चे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप स्टूडेंट्स ये भी इस्तेमाल कर सकते हो एपोस्ट्रॉफी एस में, और स्टूडेंट्स प्लूरल भी इस्तेमाल कर सकते हो, बस सेंस बदल जाएगा, सेंटेंस करेक्ट रहेगा। तो दोनों तरीके से सेंटेंस को इस्तेमाल कर सकते हो, सिंगुलर स्ट्रक्चर रख के और प्लूरल भी स्ट्रक्चर रख के। अब यहाँ पे प्लूरल नहीं स्ट्रक्चर रख रहे हो, प्लूरल का एपोस्ट्रॉफी रख रहे हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, ये एपोस्ट्रॉफी का सारा केस जाके एक बार रिवाइज कर लेना अगर किसी बच्चे के दिमाग के ऊपर से अगर गुजर रहा है तो। 15th है, एज द मीटिंग वॉज अबाउट टू एंड ही इंसिस्टेड टू आस्क सेवरल क्वेश्चन। एक तो जो इंसिस्ट शब्द है ये थोड़ा टंग ट्विस्टर है। टंग ट्विस्टर का होने का मतलब है जब इंसिस्ट करते हो ना तो की आवाज़ आती है, तो कई बार इसका प्रोनाउंसिएशन सही निकल नहीं पाता है। मतलब यूपी बोर्ड वाले बच्चे हो तो रट रट के थक जाते हो यार कि प्रोनाउंसिएशन कैसे निकले कैसे नहीं निकले। पहले हमको याद है कि मैं बोलता था प्रोनाउंसिएशन, बाद में जब लर्न किया तो पता चला इस प्रोनाउंसिएशन नॉट प्रोनाउंसिएशन। पहले में पढ़ता वर्ब, अब पढ़ते हैं वर्ब, ठीक है। अब एडजेक्टिव पढ़ते हैं, पहले एडजेक्टिव पढ़ते थे। तो ये टाइम के साथ आप इवॉल्व हो जाओगे, इंप्रूव हो जाओगे, ठीक है। तो कीप की पहले आपको आना चाहिए, बाद में प्रोनाउंसिएशन धीरे धीरे टाइम के साथ सही हो जाता है। प्रोनाउंसिएशन एक साथ सीखा नहीं जा सकता क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। तो अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो कोर्स और कोर कंटेंट और की पॉइंट्स पे आप ध्यान रखो, और आप जैसे भी उसको प्रिपेयर कर सकते हो वैसे प्रिपेयर कर लो। यहाँ पे थोड़ा डिस्कशन का और टाइम देने का मेन मुद्दा ये था कि इंसिस्ट शब्द आपको याद रहे, क्योंकि इंसिस्ट अपने साथ प्रीपोजिशन ऑन लेता है। तो यहाँ पे जैसे ही टू को हटा के ऑन लिखोगे, आपको एक बात और पता होता है कि किसी भी प्रीपोजिशन के बाद अगर टू आया है तो आपको लगता है इन्फिनिटी इस्तेमाल होगा, लेकिन टू के अलावा कोई और प्रीपोजिशन आया है तो इसका ये मतलब हो गया कि वर्ब हमेशा आईएनजी फॉर्म में आएगा। इंसिस्ट ऑन आस्किंग लगेगा, क्या इंसिस्टेड ऑन आस्किंग लगेगा प्रीपोजिशन, क्योंकि इंसिस्ट अपने साथ ऑन लेता है, ऑन प्रीपोजिशन हो गया तो फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हो। ये रूल सारा याद होना चाहिए, क्योंकि प्रीपोजिशन हमेशा ऑब्जेक्ट लेता है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन की तरह काम करती है। क्वेश्चन नंबर 16, इंस्टीड ऑफ हिज बिजी एंड हार्ड लाइफ ही स्टिल रिटेन्स फ्रेशनेस एंड रोबस्टनेस। ये यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना हूँ, देखो दो चीज़ें होती है, दो चीज़ें हो गई, दो अल्टरनेटिव हो गई। जब हम ये बोलते हैं इसके बजाय ये, और एक चीज़ ये होती है इसके साथ ये भी, इसके साथ ये भी, इसके बजाय, मतलब दोनों साथ में, ये नहीं ये या ये नहीं ये, समझ रहे हो ना। इसके बजाय ये या इसके बजाय ये, इसमें क्या होता है इसके साथ साथ ये भी। इस केस में हम इस्तेमाल करते हैं इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ। इस केस में क्या बोलते हैं हम इस्तेमाल करते हैं इन इंस्टीड ऑफ, इंस्टीड ऑफ, इन इंस्टीड ऑफ, इसमें ये इस्तेमाल करते हैं इन इंस्टीड ऑफ। अब इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ यही लॉजिक रूल है, यही लॉजिक और यही रूल अप्लाई होना है। इन स्पाइट की बजाय डिस्पाइट भी आप इस्तेमाल करते हो। क्या इस्तेमाल करते हो? डिस्पाइट। एक और भी एग्जाम में आता है, एरर यहीं पे डिस्कस कर देते हैं। डिस्पाइट के साथ ऑफ लगा हुआ आता है, ध्यान रखिएगा। डिस्पाइट अपने आप में इन स्पाइट
ऑफ का कलेक्शन होता है, तो इसके साथ ऑफ का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ये है कि इंस्टीड ऑफ हिज बिजी एंड हार्ड लाइफ, अपने बिजी और हार्ड लाइफ के बावजूद, मतलब वो उसके पास है, उसके बावजूद भी वो मेंटेन कर रहा है फ्रेशनेस एंड रोबस्टनेस। तो मतलब वो बिजी और हार्ड लाइफ रखते रखते फ्रेशनेस और रोबस्टनेस भी रख रहा है, मतलब ये तो है साथ में ये भी है। तो इस केस में इंस्टीड ऑफ का इस्तेमाल नहीं होगा, इन स्पाइट ऑफ का इस्तेमाल होगा, या इसकी जगह कंबाइंड आप डिस्पाइट इस्तेमाल कर सकते हो। समझ रहे ये बात? ये बहुत इन डेप्थ ग्रामर है, मतलब इसकी बहुत क्लियरली और क्लोज मीनिंग याद रखने के बाद, क्लियर और क्लोज मीनिंग याद रखने के बाद ये चीज़ आपको हो पाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 16 अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है, इमेजिन अ टाउन विच लैक्स नॉट ओनली फेस्ड ग्रोथ बट इज बर्डनड विथ अनऑथराइज कॉलोनीज। जब आप कंजंक्शन का चैप्टर पढ़ रहे होते हो तो एक चीज़ आपको पढ़ाई जाती है, कोरिलेटिव कंजंक्शन। नॉट ओनली अपने साथ जो लेता है वो बट ऑल्सो लेता है। इसमें दो तरीके का एरर आता है, एक बार ऐसा होता है कि नॉट ओनली तो इस्तेमाल होता है, बट के साथ ऑल्सो गायब कर देता है। दूसरा ये होता है कि नॉट ओनली के साथ जिस तरीके का स्ट्रक्चर आता है बट ऑल्सो के साथ उसी तरीके का स्ट्रक्चर आता है, दोनों पैरेलल स्ट्रक्चर होना चाहिए। सो यहाँ पे जो मिसिंग है वो बट के साथ ऑल्सो लिया हुआ ही नहीं है, तो यहाँ पे बट ऑल्सो मेंशन करने की जरूरत है। साथ में ये देखोगे कि नॉट ओनली के साथ, यहाँ पे नॉट ओनली के साथ वर्ब लिया गया है, बट ऑल्सो के साथ भी वर्ब लिया गया है, तो पैरेलल है। तो बट के साथ ऑल्सो मिसिंग है, क्या है, बट के साथ ऑल्सो मिसिंग है, तो नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये बहुत कॉमन कंजंक्शन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। दो तरीके के क्वेश्चन इस पे बनते हैं, एक तो ऑल्सो मिसिंग रहता है और पैरेललिज्म स्ट्रक्चर होता है। तो कंजंक्शन में जाके इस पे बेस जितना भी मैंने चीज़ आपको पढ़ाया है आप कर लो, रिवाइज कर लो। ही नेवर हैज़ एंड नेवर विल प्ले कार्ड्स, आपको याद है ये अभी हाल ही में मैंने ये रूल आपके साथ डिस्कस किया है कि अगर एंड के साथ दो हेल्पिंग वर्ब अगर जोड़े गए हों, तो ध्यान रखिएगा कि दोनों के बाद मेन वर्ब होना चाहिए। अगर एक के साथ है तो दोनों के साथ होना चाहिए, क्योंकि तभी पैरेलल स्ट्रक्चर बढ़ता है। पैरेललिज्म मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे देख रहे हैं विल के साथ प्ले लिया गया है, तो हैज के साथ आपको प्लेड लेने की जरूरत है, हैड के साथ आपका प्लेड लेने की जरूरत है। एक बंदे के लिए अगर दो हेल्पिंग वर्ब, अगर एक बंदा दो सेटअप टास्क परफॉर्म कर रहा है, आज एक परफॉर्म कर रहा है और आगे कोई परफॉर्म करेगा, तो ऐसे को दोनों को क्या किया जाता है, दोनों उसके वर्क को जोड़ा जाता है हेल्पिंग वर्क के माध्यम से। तो दोनों के साथ उसे क्या करना होता है, उसे मेन वर्ब मेंशन करना होता है। ही नेवर हैज़ प्लेड एंड नेवर विल प्ले कार्ड्स, उसने कभी नहीं खेला और कभी नहीं खेलेगा। तो यहाँ पे प्लेड मेंशन करना है, हैज के हिसाब से वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल के हिसाब से V1 फॉर्म। सो सेंटेंस यहाँ पे फिर करेक्ट हो पाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 तीन क्वेश्चन और रह गए आज के दिन के लिए। हैड ही टोल्ड मी अर्लियर आई मे हैव लेंट हिम मनी टू सेव हिम फ्रॉम डिसग्रेस। इसको ध्यान से देखोगे, इसकी मीनिंग क्या है, भगवान मालिक। अब देखो मैं इसको जब प्रैक्टिस चलती है तो कैसे करना होता है। सेंटेंस से स्टार्ट हुआ हैड से, कैसे स्टार्ट हुआ ये बहुत मैंने रूल पढ़ाया है। किससे स्टार्ट हुआ, पास से। पास से स्टार्ट हुआ मतलब हमें सबसे पहला काम ये देखना है क्या सेंटेंस पूरी तरीके से पास में रखा गया है कि नहीं। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे हमको यहाँ पे मिलेगा मे, तो हमको समझ में आएगा भैया ये माइट बदल देना चाहिए, क्योंकि मे का पास फॉर्म माइट होता है। यहीं से हमको पता चल जाता है सेंटेंस करेक्ट हो गया। सो हैड ही टोल्ड मी अर्लियर आई माइट हैव लेंट हिम मनी टू सेव हिम फ्रॉम डिसग्रेस। अगर उसने मुझे पहले बताया होता तो मैंने उसको ही पैसा दे दिया होता है डिसग्रेस से बचने के लिए, अपमान से बचने के लिए। डिसग्रेस का मतलब अपमान, शर्मिंदा होना, लज्जित होना। ठीक है, फिर 20th है, इन इवेल्युएटिंग योर प्रोग्रेस आई हैव टेकन इनटू अकाउंट योर क्लासरूम परफॉर्मेंस, योर रिसेप्टिविटी एंड हाउ यू हैव इम्प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 20th ध्यान से देखना बच्चा लोग। अब इस क्वेश्चन नंबर 20th में अगर आप ध्यान से देखोगे, इन इवेल्युएटिंग योर प्रोग्रेस आई हैव टेकन इनटू अकाउंट योर क्लासरूम परफॉर्मेंस, योर रिसेप्टिविटी एंड हाउ यू हैव इम्प्रूव्ड। अब ये थोड़ा सा लंबा है सेंटेंस, तो आपको समझना पड़ेगा कि इन इवेल्युएटिंग योर प्रोग्रेस आई हैव टेकन इनटू अकाउंट योर क्लासरूम परफॉर्मेंस। इन इवेल्युएटिंग योर प्रोग्रेस, मैं हिंदी मतलब भी बताता हूँ, सेंटेंस थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा समय बिताएंगे इस पर। इन इवेल्युएटिंग योर प्रोग्रेस, आपका प्रोग्रेस इवेल्युएट करते वक्त, आई हैव टेकन इनटू अकाउंट
टेक इनटू। और टेक फॉर, दो, इस वजह से मैं थोड़ा समय दे रहा था ताकि आप समझ पाओ। टेक इनटू और टेक फॉर, यहां पे जब आप टेक इन फॉर लेते हो तो किसी चीज़ को कंसिडर करते हो। जब आप टेक इन फॉर लेते हो तो इसका ये मतलब होता है टेक फॉर कंसिडर करना, कंसीडर करना, क्या करना, कंसिडर करना होता है। ये करेक्ट फ्रेज होगा यहाँ पे। इनटू की जगह आपको जो लेना पड़ेगा, करेक्ट जो लेना पड़ेगा वो लेना पड़ेगा फॉर, ठीक है। फिर 21 क्वेश्चन है, ये बहुत बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको रिवाइज करने के लिए जो है लिया गया है। दिस हैज़ बीन आवर कस्टम फ्रॉम इमेमोरियल टाइम्स। इमेमोरियल्स टाइम नहीं लिखते हैं, टाइम इमेमोरियल लिखते हैं, टाइम्स इमेमोरियल लिखते हैं, ये रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, तो इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख लीजिएगा। ये गलत स्ट्रक्चर है, इसको पहले इसको बाद में लिखते हैं, ठीक है। जब आप किसी को टेक फॉर करते हो, ऊपर वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा समय और दे लेते हैं ताकि आपको याद हो जाए। जब आप टेक फॉर करते हो तो किसी चीज़ को कंसिडर करते हो, तो थोड़ा इसका मीनिंग भी आप समझ लो। इन इवेल्युएटिंग योर प्रोग्रेस आई हैव टेकन फॉर अकाउंट योर क्लासरूम परफॉर्मेंस। मैंने क्या किया है, हमने आपका जो क्लासरूम का परफॉर्मेंस है उसको कंसिडर किया है आपको इवेल्युएट करने के लिए, आपकी रिसेप्टिविटी एंड आई यू हैव इम्प्रूव्ड, और आपने कैसे इसको इम्प्रूव किया है। तो यहाँ पे टेकन इनटू नहीं लगेगा, अब टेकन फॉर लगेगा। सो बहुत सारे बच्चों को ये दिमाग में चल रहा होगा कि टेक इनटू का मतलब क्या होता है। बहुत सारे बच्चे होंगे जानते होंगे, बहुत सारे बच्चे नहीं होंगे, टेक इनटू नहीं जानते होंगे। सो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको सिखाना चाहता हूँ। यही नहीं, अभी जब आप प्रैक्टिस करोगे तो प्रीपोजिशन के चैप्टर में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है प्रीपोजिशन के चैप्टर में। ये फ्रेजल वर्ब इसको बोलते हैं, वर्ब के साथ प्रीपोजिशन फ्रेजल वर्ब बोला जाता है एक तरीके से। तो तकरीबन 320 फ्रेजल वर्ब्स मैंने ऑलरेडी क्लासरूम में अपलोड कर रखा है, जिसको आपको क्या करना होगा, पहले पढ़ना होगा। पढ़ने से आपको एक ओवरव्यू मिलता है, फिर जब आप प्रैक्टिस करने जाते हो क्वेश्चंस की, तब वहाँ पे आप देखते हो कि कैसे कैसे उनका अप्लीकेशंस है, और ये सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ है। जब इस तरीके की चीज़ें आपको मिले किसी ऑप्शन में, ये आपको फिलर्स में मिल सकता है, कई जगह मिल सकता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में मिल सकता है, तो ऐसे जब भी ये सारे के सारे ऐसे वर्ड्स मिले तो आपको क्या काम करना है, आपको गूगल खोलना है। गूगल खोलने के बाद जो है इन सारे शब्दों का मीनिंग निकालना है, निकाल के लिख लेना है। ऐसे आप बहुत सारे मॉक टेस्ट दे रहे होगे, बहुत सारी चीज़ें दे रहे होंगे, ऐसे बहुत सारे ऐसे फ्रेजल वर्ब्स आएंगे। जब फिर फ्रेजल वर्ब्स आएंगे, डिफरेंट फ्रेजल वर्ब आएंगे, एक अपना कॉपी, एक नोटबुक बना लो। ये मैं इसलिए सिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक शब्द का मतलब बता दूंगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर रहे होगे ऐसे बहुत सारे फ्रेजल वर्ब आते हैं। उसी वक्त जब उनको गूगल करके आप प्रैक्टिस करके उनको बार बार रिवाइज करोगे, तब ये फ्रेजल वर्ब और फिक्स प्रीपोजिशंस अच्छे से याद होते हैं, वरना अच्छे से याद नहीं होते हैं। तो प्लीज़ मेरे लिए आप इसको एज ए होमवर्क लो। टेक इनटू, एक काम करो, टेक इनटू आप लोग जो है गूगल करो, ठीक है, और ग्रुप में मैसेज डालना से टेक इनटू का मतलब ये होता है। तो थोड़ा सा होमवर्क हमारी साइड से रहना चाहिए, और आई थिंक कि आज का जो सेशन था वो बहुत ऑसम सेशन था, और ऐसे काफ़ी सारे सेशंस आपके एग्ज़ाम के लिए एज ए रिवीजन आपको डिलीवर होने वाले हैं। सो सब लोग जो है इस बात का खास करके ध्यान रखना। और आई नो कि आप में से बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि सर मैं लाइव हूँ कि नहीं हूँ। डज इट मैटर कि मैं लाइव हूँ या नहीं हूँ आपके बीच में अभी राइट नाउ? द थिंग ओनली मैटर कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, और आपका एग्ज़ाम अभी है। अगर एग्ज़ाम आपका अभी है तो ये सारी चीज़ें आपको आ रही है सही से कि नहीं आ रही है। रिवीजन के समय में जब इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो तो इसमें कौन कौन से ऐसे रूल है जो आपको भूल गए हैं, उनका रिवीजन, क्विक रिवीजन लेना बहुत ज़रूरी है। अभी इनमें जो मैंने शब्द इस्तेमाल किए हैं वो शब्द बदल सकते हैं, पर रूल नहीं बदलेगा। तो जैसे ही आपको ये पता है कि अच्छा इनमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको याद नहीं है, आपको नहीं लगता कि आपको जाकर रिवाइज करना चाहिए? अच्छा, सेशन को एंड करने से पहले एक दो चीज़ें और डिस्कस कर देना चाहता हूँ। जैसे हमने बात किया अनकाउंटेबल नाउन की, अनकाउंटेबल नाउन की अगर हमने बात किया, तो अनकाउंटेबल नाउन की बात करते वक्त बात समझ में आ गई कि हमको ये पता है कि 2-3 इंपॉर्टेंट रूल है जो हमको करना है, कि ये सिंगुलर बिहेव करते हैं, आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल नहीं करते, फ्यू और मेनी का इस्तेमाल नहीं करते। ये चीज़ हमने तो पढ़ रखी है, और हमने ये पता है कि इनका सिंगुलर प्लूरल स्ट्रक्चर बनाने के लिए
कुछ अलग से वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। लेकिन साथ में ऐसे अनकाउंटेबल नाउन की जो लिस्टिंग है वो तकरीबन 30 के आसपास होगी, 30 के आसपास होगी। पता है एक बच्चा कब परफेक्ट होता है? जब आप पहली बार पढ़ते हो तो 5 से लेकर 10 शब्द इसके याद रह जाते हैं। दूसरी बार जब आप रिवाइज करते हो तो अप टू 15-20 जो है शब्द आपको याद रह जाते हैं। तीसरी चौथी बार जब आप रिवाइज करते हो तो 20-25 के आसपास याद रह जाते हैं। फिर कई बार प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट देने के बाद इसके सारे अच्छे और क्रिटिकल शब्द याद रह जाते हैं जो एग्जाम में आते हैं। फिर भी आपके 2, 3, 4, 5 शब्द ऐसे होते हैं जो बार बार भूल जाते हैं। उनके लिए हम क्या काम करते हैं, अलग से नोट्स बनाते हैं, नोट्स बना के याद करते हैं। जब ये पूरा का पूरा प्रोसेस हो जाता है तब ऐसा होता है कि आप अब एग्जाम में 100% स्कोर करने के लिए तैयार हो। और सिर्फ ये एक रूल मैंने बताया कि इस एक रूल पे इतना मेहनत करना पड़ता है। ऐसे इंग्लिश में बतेरों रूल पड़े हैं, उन सब पे इसी तरीके की मेहनत करना होता है। 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, 7 को, 8 को, 9 को, 10 को, जब तक आप परफेक्ट ना हो जाओ। और एक बार आप परफेक्ट हो जाओ तो बार बार रिवीजन इसलिए करना पड़ता है कि एग्जाम आने से पहले आप भूल ना जाओ, क्योंकि ब्रेन के साथ परेशानी है। जो पिछली साल फर्स्ट रैंक होल्ड करके आया सीजीएल में, अगर उसको 6 महीने रिवीजन ना डलवाओ को सेलेक्ट भी ना हो, इंपॉर्टेंट यही होता है, रिवीजन इंपॉर्टेंट है। तो दीज ऑल सेशंस आर only for your revision. So good luck guys, keep practicing, keep revising with me. Love you all.